कहानी सुबह एक कैंप सीन से शुरू होता है, जहां एक आदमी पान बजाते हुए सारे लोगों को जगाता है। उसके कैंप में हम एक सोते हुए लड़के को देखते हैं। उसी के साइड में एक और आदमी होता है जो अपने जूते को देखते हुए कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसकी आवाज सुनकर पहले वाला लड़का अपनी आंखें खोलता है और कहता है, उफ क्या बकवास है, चुप रहो, इसका नाम एनक्रिड है और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वहाँ पर उसके जैसे काफी सारे लोग होते हैं। एनक्रिड कहता है, बहुत परेशानी के बाद मुझे इन बेवकूफों का स्क्वाड लीडर बनाया गया। इसके कुछ दिन बाद हम एक बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर दो सेना एक दूसरे के समस्त खड़ी होती है। तभी उनका जर्नल चिल्लाते हुए उन सभी को आक्रमण करने को कहता है। उसके इतना कहते ही वो दो सेना एक दूसरे पर आक्रमण कर देती है। उन्हीं के बीच में हमारा में कैरेक्टर एनक्रिड भी होता है। एक सैनिक उसके ऊपर अटैक करता है, पर एनक्रिड उसके पेट में एक लात मारकर उसे रोक लेता है। तभी एक और सैनिक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा कर मारने ही वाला होता है कि उसका एक साथी उस सैनिक के गले को उसके धड़ से अलग कर देता है। यह मौका देखकर एनक्रिड अपने स्वॉर्ड की तरफ बढ़ता है। यह देखते हुए उसके दुश्मन सैनिक उसे मारने के लिए आती है। तभी कहीं से एक तीर आते हुए उसके पीछे के सैनिक को लग जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी एक और सैनिक अपनी तलवार लेते हुए उसकी तरफ आता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके गले में डाल देता है। एनक्रिड खून ठोकते हुए जमीन पर गिर जाता है और मरते हुए कहता है, क्या सिर्फ इतना ही, मैंने जो इतना मेहनत किया, क्या वह सब आज इतना में ही हो जाएगा। तभी वहां पर एक मिस्टीरियस सा फ्लेम आता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक धुंधला सा क्रिएचर होता है। वो खुद को पाता है कि वह किसी और ही जगह पर है। तभी वो प्रेजेंट में अपनी आंखें खोलता है। उसके बगल वाला आदमी कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यह देखकर एनक्रिड काफी शॉक होता है। वह पाता है कि वो फिर से उसी समय में आ चुका है। इसके बाद हम फिर से बैटल फील्ड में देखते हैं, जहां पर एक सैनिक अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एनक्रिड अपने शील्ड से उसे रोक लेता है। उसके साइड एक और स्वॉर्ड आती है जो उसके गले में आर पार हो जाती है। इसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर फिर से मारा जाता है। फिर वह तीसरे टाइम ट्राई करता है, लेकिन वो फिर से मारा जाता है। इसी तरह चौथे अटेम्प्ट में वह बंदा फिर पैन की मदद से सारे लोगों को जगाता है। एनक्रिड अपने गले को पढ़कर कहता है, वो आर्मर सैनिक बार बार मेरे गले को टारगेट करता है। बैटलफील्ड में इस बार मुझे चौकन्ना रहना होगा। वो आर्मर सोल्जर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ चला आता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो आर्मर सैनिक ऊपर अटैक करता है। एनक्रिड अपने नजरों से उसे देखता है और अंत तक देखता ही रहता है, लेकिन लास्ट समय में अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, जिसकी वजह से वह सैनिक अपनी स्वॉर्ड उसके गले में डाल देता है। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया। मेरे इतने कोशिशें के बाद भी अब फिर से मर रहा हूँ। मुझे अपने स्वॉर्ड्समैनशिप में थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, या फिर मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे यह सब छोड़कर शांति से मर जाना चाहिए। यह सब बोलकर खुद को डिमोटिवेट कर रहा होता है। तभी उससे हल्की भारी सी आवाज में कोई कहता है, क्या तुम सच में यही सोचते हो। एनक्रिड उसकी तरफ देखता है। यह वही मिस्टीरियस सा क्रिएचर होता है। क्या तुम यही सोचते हो, तो खुद को हारता हुआ महसूस करो और हार मान लो। एक ऐसी दीवार जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। निराश होते हुए कहता है, क्या मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, मैं इसे बदल कर ही रहूंगा। अगली बार मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं एनक्रिड को जो बोल रहा होता है, यह मेरा 8वां दिन है जो मैं इस टाइम को फिर से जी रहा हूँ। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं उसके एक अटैक को भी दोच नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मुझे यह जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। तभी वो सिल्वर हेयर बंदा कहता है, टीम लीडर, आज आप पहले जाग गए। आपके साथ कुछ हुआ है क्या।
नहीं तो तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा आपने प्रॉब्लम? मेरे जूते मेरे को आ नहीं रहे हैं। रेन, तुम्हारे जूते में एक बग है। क्या एक बग? रुको मैं देखता अंदर हूँ। कुछ तो है। अरे ये तो सचमुच एक बग है। टीम लीडर, ये कैसी हरकत है? इसे अपने ही डाला है ना? चुप रहो, मैंने अभी इसे तुम्हारे जूते में जाते हुए देखा था। ये 8वीं बार है जो मैं इस कीड़े की लाश देख रहा हूँ। क्या मैं इस दिन को कभी खत्म भी कर पाऊंगा? इसके बाद सीन कुछ साल पास्ट का दिखाया जाता है, जहां एनक्रिड की उम्र महत्व 8 साल होती है और उसके स्वर्ड्समैनशिप सीखने की इच्छा उसके बचपन से ही होती है। एनक्रिड हमें बताता है, मैंने स्वर्ड्समैनशिप एक ऐसे बंदे से सीखी है जो सेना में एक निचले रैंक का सैनिक हुआ करता था, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसके पैर काटे जाने के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद वह हमारे गांव में आकर रहने लगा। फाइट के दौरान एनक्रिड अपने कोच को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। उसका कोच उससे कहता है, एनक्रिड तुम तो इसमें काफी अच्छे हो चुके हो, बस इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम कम से कम सेना में एक नाइट तो बन ही जाओगे। इस फाइट के दौरान एनक्रिड बिल्कुल हाफ रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैंने उन्हें हरा दिया? ये तो ऑसम है। इस तरह मैं अपने ड्रीम को अचीव कर लूंगा, बैटलफील्ड में एक चमकता हुआ सितारा बनने का। एक नाइट जो अकेले ही हजारों दुश्मनों को मार गिराएं। एक नाइट जो बैटलफील्ड को अपने इशारों पर रखता हो। एक ऐसा नाइट जिसे युद्ध खत्म होने के बाद भी याद किया जाए। मुझे लगा कि मैं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट हूँ, लेकिन मैं गलत था। इसके कुछ महीने बाद एक बार में काफी सारे लोग होते हैं जो अपने मेन कैरेक्टर पर हर्ष रहे थे। उनमें से रेड हेयर वाला बंदा एनक्रिड से कहता है, तुम उस लड़के को देखो, वो नालायक अफसर घायल होकर आ जाता है। उसे एक कुत्ता तो मरता नहीं और वो नाइट बनना चाहता है। तुम तो एक ग्रूमर के भी लायक नहीं हो। एनक्रिड उनके बातों को सुनता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और अपने मन ही मन कहता है, मैंने अपने होमटाउन को छोड़कर किसी तरह एक सेना में शामिल हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन एक टैलेंट ना होने के कारण यह नहीं है कि मैं कोशिश करना छोड़ दूं। इसी तरह मैं मेहनत करता गया और करता ही गया। इस दौरान मैंने अपनी स्वॉर्ड को न जाने कितनी हम देखते हैं एनक्रिड इसी दौरान एक वुल्फ मॉन्स्टर को भी हरा देता है। इन सालों के बीच एनक्रिड काफी बड़ा हो जाता है। फाइनली मैं मजबूत बन रहा हूँ। टैलेंट लेस होते हुए भी मैं एक नाइट बन सकता हूँ, लेकिन मेरा उम्मीद टूटा उसे दिन जब मैं मिला उससे। हम देखते हैं एनक्रिड की स्वॉर्ड छूट जाती है। एनक्रिड हैरान होते हुए सिर्फ देखता रह जाता है और उसकी स्वॉर्ड जो गिराया होता है वो एक छोटा सा लड़का होता है। जी हाँ, एक दूध पीता लड़का होता है। मेरा मतलब उससे तो छोटा है, तो बच्चा ही है ना। हे अनोस एक्सप्लेनर, मेरा नाम सही से प्रोनाउंस कर, नहीं तो ये स्वॉर्ड तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। सॉरी भाई, तू तो बुरा मान गया। वह महानिश है, कहते हैं, बुढ़े आदमी तुम तो बहुत कमजोर हो। एनक्रिड कह रहा होता है, क्या मैं एक बच्चे से हार गया? लेकिन यह तो सिर्फ 12 साल का है और तो इसने 6 महीने पहले से ही तो स्वॉर्ड सीखना शुरू किया था। और एक मैं मूर्ख हूँ जिसने 1 दशक अधिक समय तलवार चलाने में बिताया हो, इस हद तक कि मेरी हथेलियां भी छिल गई। क्या यह डिफरेंट है एक टैलेंट लेस और टैलेंट फुल लड़के में? क्या यहीं पर मेरा सारा मेहनत व्यर्थ चला गया? अब कोई रास्ता नहीं है। सीन शिफ्ट होकर चांदनी रात का दिखाया जाता है, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, जिसे देखकर मन शांत हो जाए। उसी के नीचे एक बंदा अपनी ट्रेनिंग को जोरों शोरों से कर रहा होता है। ये बंदा एनक्रिड ही होता है। उस बात को अपने दिल पर रखकर अपने ट्रेनिंग को जोरों से कर रहा होता है। इसी तरह दिन से रात और रात से दिन होता रहता है। एनक्रिड चिल्लाते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने गोल को अचीव कर कार रहूंगा। अपने स्वॉर्ड से उसे पेड़ पर स्लाइस मारता है। उसकी हिम्मत देखकर उसकी स्वॉर्ड भी कांप जाती है।
फिर एनक्रिड रुकता है, बिल्कुल थका हुआ। वो देखता है उसके इतने सारे स्लैश के बावजूद उस पेड़ पर केवल कुछ कट ही आया होता है। आखिर मैं बाकी सारे लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, पर क्या टैलेंट इतना इम्पोर्टेंट है? मैं भले ही नाइट ना बन पाऊँ पर मैं हरन कभी नहीं। यह बोलकर अपनी स्वॉर्ड को उस पेड़ पर चलाता है। मैं एक नाइट ना बनो पर मैं कम से कम एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक बनकर ही रहूंगा, और जब तक मैं इस चीज को अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। इसके बाद हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां एनक्रिड साइप्रस डिवीजन का सेकंड कमान बन चुका होता है। और इन डिवीजन में भी काफी सारे डिवीजन होते हैं जिनके अलग अलग रैंक होते हैं, जिनमें पहले 4 कंपनियों की 4 प्लाटूने और उसके नीचे 4 दस्ते आते हैं, और इस दस्ते में से दूसरे दस्ते का टीम लीडर है एनक्रिड, और ये सारे उसके टीम के मेंबर हैं। और इन सबको सीरीज के स्टार्टिंग में आप सब ने देखा ही होगा। एनक्रिड उसी के एक टीम मेंबर को बोलता है, जैक्सन क्या तुम यहीं रहने वाले हो? वो बंदा बोलता है, हाँ क्या है, क्या तुम मेरे बदली आज की ड्यूटी कर दोगे? जैक्सन एनक्रिड को घूर कर देखता है, फिर कहता है चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें मुझे इसका पे बैक करना होगा। तभी वहाँ रेम आते हुए कहता है, टीम लीडर क्या तुम उस बंदे से बात कर रहे थे? वो कमीना तुम्हें किस तरह घूर रहा था? एनक्रिड कहता है रेम। तभी रेम कहता है, टीम लीडर क्या तुम मुझ पर भी कुछ थोपने की कोशिश कर रहे हो? एनक्रिड थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, रेम हार्ट ऑफ द बीस्ट मैं इसे फिर से सीखना चाहता हूँ। रेम उसे हैरानी से देखता है और बोलता है, क्या आपने पिछली बार इसे सीखने की कोशिश छोड़ नहीं दी थी? आपको क्या लगता है कि अब यह काम करेगा? इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहां पर नॉरेटर हमें बताता है, नॉलेलिया वर्सेस एस्पेन क्लोज कॉम्बैट बैटल युद्ध फिर से शुरू हुई। मैं इस युद्ध में मारा गया, लेकिन इस जीवन में वापस आ गया और उसी दिन को बार बार जीने लगा। हालांकि जब भी मैं जीवन में वापस आया, मैंने रेम से हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखने की कोशिश की, पर मैं अभी भी उसे तलवार की नोक को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे सीने में घोंप रही है। अगले दिन बैटल का होता है, जहां फिर से सारी सेना होती है, और मैं इसे बताकर आप सभी को बोर नहीं करना चाहता हूं, तो हम जल्दी जल्दी कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां सारे सेना जोश में आते हुए एक दूसरे पर आक्रमण कर देती है। एनक्रिड कहता है, यह मेरा इसी युद्ध क्षेत्र पर 21वां मौका है जिसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यह बोलते हुए एक सैनिक को गिरा देता है। तभी एक दूसरा सैनिक हाथ में भला लेकर उसकी तरफ आता है और उस भले से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रिड इसे पहले ही रियलाइज कर लेता है और अपने सर को ऊपर करके उस भले को डॉज कर लेता है। तो वह बंदा फिर से उसके ऊपर भले से अटैक करता है। इस बार एनक्रिड उसे अपने शील्ड से रोकता है। इसे रोकने के बाद एनक्रिड अपने एक साथी के तरफ देखता है और बोलता है, यह सोल्जर अभी मर जाएगा। हम देखते हैं इस बंदे के तरफ एक तीर आ रहा होता है। एनक्रिड कहता है, नहीं मैं उसे नहीं मरने दे सकता। वो तीर उस बंदे को लगने वाला होता है, लेकिन एनक्रिड उसके सामने आते हुए तीर को अपने शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। वो बंदा अपने ही हीरो को देख रहा होता है, तो एक सैनिक अपनी तलवार लेकर उसे मरने आता है, पर एनक्रिड अपनी तलवार से उस बंदे को मार डालता है। यह काम कर गया, मैंने उस बंदे को मारने से बचा लिया। मैंने आज अपना पहला लक्ष्य पूरा कर लिया। अब बचा क्या है? हाँ, वह बंदा दूसरे सैनिक के सीने में बेरहमी से अपनी स्वॉर्ड गोपता है और उसके सीने से निकालकर अपने एनक्रिड के तरफ करता है, कि मानो कह रहा हो कि अगली बारी तुम्हारी है। एनक्रिड उससे देखते हुए बोलता है, तुम बास्टेर्ड, तुमने मुझे कितनी बार मारा है, लेकिन इस बार नहीं। फिर वो रेम की बातें याद करता है, जहां रेम ने उससे कहा था, अगर तुम्हें हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखना है तो तुम्हें अपने डर पे काबू करना सीखना होगा। आप अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो चलो बिना आंखें बंद किए इसे रोको। नहीं रुको, ये तो बहुत फास्ट है। फिर रेम बोलता है, आपको बहादुर बनने की जरूरत है,
इसलिए आसानी से उत्तेजित या अचंभित ना हो। अगर यह रियल फाइट में होता तो अभी तक आप मारे जाते। इसलिए एक ऐसा कमीना बनो जो मौत के बारे में कुछ भी ना जानता हो। क्या एक बीस्ट की तरह? हाँ, बिल्कुल एक बीस्ट की तरह। प्रेजेंट में वो आर्मर सोल्जर एनक्रिड के तरफ आ रहा होता है। एनक्रिड भी ठीक उसे ही देख रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है, हार्ट ऑफ द बीस्ट, एक ऐसा जानवर जो मौत से ना डरता हो। क्या मैं मरने से डरता हूँ? नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। मौत मुझे और भी ताकतवर बनाता है। यह कहते हुए उस आर्मर सोल्जर के अटैक से बच जाता है। एनक्रिड कहता है, ये बहुत करीब था, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। वो आर्मर सोल्जर यह देखकर हैरान हो जाता है, फाइनली मैंने आज उसके अटैक को दोच कर लिया। अब ये मेरी बड़ी है उसके ऊपर अटैक करने की। वो सोल्जर उसकी तरफ घूमता है। एनक्रिड चिल्लाते हुए कहता है, तू मर जा बस्टेड। यह कहते हुए अपनी तलवार उसके ऊपर चलने वाला होता है, लेकिन वो सोल्जर एनक्रिड के गले को वापस से चीर देता है। अगले सीन में एनक्रिड उसी क्रिएचर के सामने होता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं इस कभी ना खत्म होने वाले दिन में फंस गया हूँ। क्या मुझे सिर्फ निराशा ही मिलेगी? वो क्रिएचर उससे कहता है, क्या तुम हार मान रहे हो? तो आओ नाव पर चढ़ जाओ, अपनी कमजोरी को स्वीकार करो और हार मान लो। क्या हार मान लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा तुम बास्टेड। इसके अगले दिन एनक्रिड कहता है, मैंने अपनी आंखों से उसकी तलवार लास्ट तक देखी और उसे चकमा दिया। मैं एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ बास्टर्ड, तू बस मेरा इंतजार कर। बैटलफील्ड में इस बंदे के हाथों 33वें बार मरने के बाद मुझे इसका अटैक समझ आ चुका है। मुझे उसकी तलवार मेरे पास पहुंचने से पहले ही बचना होगा। डेमिट, वो अभी भी बहुत फास्ट है। गर्दन कटने के बाद एनक्रिड जमीन पर बैठ जाता है। उसके गले में एक पेंडेंट होता है जो उसके अटैक से टूटकर नीचे गिर जाता है। एनक्रिड हमें उस पेंडेंट के बारे में बताता है कि एक गांव में कुछ बीस्ट ने अटैक किया, जिन सबको मैंने मार डाला। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया क्योंकि मेरा सपना एक नाइट बना था और एक अच्छा नाइट हमेशा कमजोरों की मदद करता है। और उन सब को खत्म करने के बाद उस गांव का विलेज चीफ अपने हीरो को धन्यवाद कहता है और धन्यवाद के तौर पर एक पेंडेंट देता है। क्या एक पेंडेंट? वो ओल्ड मैन बताता है, ये कोई मामूली पेंडेंट नहीं है, इसने मेरे जीवन में मेरा काफी साथ दिया। तुम्हें देखने पर लगता है तुम्हारे जीवन में भी काफी सारी परेशानियां हैं। ये पेंडेंट तुम्हारे मुसीबतों में तुम्हारा साथ देगा। प्रेजेंट में एनक्रिड पेंडेंट को देखता है। क्या यही पेंडेंट आज के घटना को बार बार दोहरा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं? तभी वो सोल्जर अपने हीरो से कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रुको, मैं तुम पर थोड़ा मर्सी करता हूँ तुम्हें खत्म करके। क्या मर्सी माई एस, तुम बस एक खूनी हो जो लोगों को मारकर एंजॉय करता है। कहानी फिर से उस पहलू से शुरू होता है। एनक्रिड रेम को कहता है, रेम, मैंने तुम्हारे जूते में एक कीड़ा डाल दिया है। क्या कहा तुमने बस्टेड? तुमने अपना दिमाग खो दिया है क्या? बातें करना बंद करो और बाहर आओ। चलो आज का ट्रेनिंग करते हैं। क्या कहा ट्रेनिंग? आज इसे क्या हुआ? बाहर ट्रेनिंग में रेम अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर बार करता है। एनक्रिड गौर से उसके मोमेंट को देखता है और लास्ट एक सेकंड में उसे दोच कर लेता है। क्या उसने दोच किया हो? आप इसमें अच्छे हो रहे हो, लेकिन आप पूरा दिन करते क्या हो जो आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी हो रही है? ये जरूर से तुम्हारे ही ट्रेनिंग का असर है। हालांकि हमने बैटल करते करते 10 टाइम फाइट कर ली है, लेकिन इतनी जल्दी से तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं बढ़ सकती। और अपने मन में कहता है, ये मेरा अनुभव है जो मैंने उन सभी फाइटों से सीखा है। रेम, शायद से ये मेरा लक है जो मैं सब कुछ इतनी जल्दी सीख रहा हूँ। वैसे भी इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? तुम्हारा लक कब से इतना अच्छा हो गया? रेम, चलो एक और फाइट करते हैं। क्या एक और फाइट? चलो हाँ, क्यों नहीं। उसके अटैक को डोज करता है। इवन मैंने डिमैन ऑफ द बीस्ट सिखा भी लूँ तो भी मैं मारा जाऊंगा अगर मैंने अटैक करना नहीं सीखा तो। आखिर आप कब तक इससे बचोगे टीम लीडर? रेम, सही कह रहा है, आखिर मैं इससे कब तक बचूंगा? मुझे भी अटैक करना होगा, पर कैसे? मेरे पास उस बस्टेड की तकनीक है। टीम लीडर, आपकी रिफ्लेक्शन कितनी ही तेज क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आप मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे इसका कोई मतलब नहीं है। रेम, तुमने सही कहा, मैं इस वाले अटैक में अपना सब कुछ लगा दूंगा। एनक्रिड तलवार को पीछे करके अपने पैर से एक स्टैंड लेता है।
अब तुम क्या फूलिश कर रहे हो? एनक्रिड उस सोल्जर के अटैक पैटर्न को रेम के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन रेम अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोककर उसकी तलवार उससे दूर फेंक देता है। क्या मैंने अभी उस बस्टेड के अटैक को किया? मैंने उस बंदे के अटैक पैटर्न को कॉपी किया, या तो होना था उसके हाथों इतनी बार मर चुका हूं कि मेरा शरीर अभी भी उसे याद रखे है। क्या यार, इसमें कुछ खोने के लिए भी होना चाहिए था। खैर छोड़ो इसे। अब तक आपने मुझे जो कुछ भी दिखाया है, उसमें अभी जो आपने छोरा घूपने वाला अटैक दिखाया है, वो सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ गलतियां हैं जिसे आपको सुधारने की जरूरत है। बेशक आप जब भी यह अटैक करना तो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ना, जिस वजह से आपका अपोनेंट आपकी तलवार नहीं गिरा पाएगा। और एक चीज और, ये कुछ ऐसा है कि आप अपने आप पर बहुत संदेह करते हैं। आपको खुद पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं इसे ध्यान रखूंगा। अगर तुम इसे अच्छे से मास्टर कर लो तो कोई भी बंदा इससे नहीं बच सकता। और ये याद रखे, आने वाले जंग में अपनी तलवार पर पकड़ ना खोए। भले ही रेम ने मुझे समझाने में काफी सारी गलतियां की, फिर भी मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगले दिन बैटल में वो सोल्जर अपने तलवार से वार करता है, लेकिन एनक्रिड उसे अपने शील्ड से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बार में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जिस वजह से वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है और उसक तलवार उसके गले में लग जाता है। डैम, उसके अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर है। मुझे खुद पर और भी भरोसा करने की जरूरत है। मुझे उसे मारने के इरादे से तलवार चलानी होगी। तुम्हें इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे ध्यान लगाओ। मैं इसमें धीरे धीरे ध्यान नहीं लगा सकता, जबकि उसके हाथों इतनी बार मर रहा हूं। मुझे आगे बढ़ना ही होगा, भले ही ये एक एक कदम ही क्यों ना हो। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं, पर एनक्रिड मरता ही रहता है। 3 महीने, 4 महीने, इस तरह दिन पर दिन बीतता रहता है। लेकिन फाइनली 124वें दिन एनक्रिड रेम के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। रेम उसके इस अटैक से थोड़ा चौंक जाता है। एनक्रिड इस अटैक को करने में अपनी सारी ताकत लगा देता है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे हाथों से खून बाहर आ रहा है। तुम पागल आदमी, इस तरह हंसना बंद करो। एनक्रिड उस अजीब से हंसी में कहता है। फाइनली मैंने उस कमीने के वार को काबू कर लिया। एनक्रिड चिल्लाते हुए उस बंदे के ऊपर वार करता है। वो बंदा भी अपनी तलवार से उसके ऊपर वार करता है। एनक्रिड अपनी तलवार सीधा उसके निक पर मरने की कोशिश करता है, पर उसका तलवार उसके हेलमेट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है और उस सोल्जर का बार उसके गले में लग जाता है। सेट, मेरा पहला प्रयास बर्बाद हो गया, लेकिन मैं अपने पलके नहीं झपकाऊंगा। मैं अपनी तलवार नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब हम तलवारें भिड़ाते थे, से लेकर अभी हुई फाइट वार तक जो कुछ भी हुआ, वो सोल्जर बोलता है, ऐसा लग रहा है कि न जाने मैंने तुम्हें कितनी बार मारा है। लेकिन हम उसके चेहरे पे थोड़ी घबराहट देख सकते हैं। तो चलो अब शांति से मर जाओ, कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। उस सोल्जर का तलवार हमारे हीरो के सामने होता है, लेकिन एनक्रिड तब भी अपनी आंखें झपकाता नहीं। याद रखना, तुम मरने वाले हो, मेरे लिए कोई कल नहीं होता। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए याद रखूंगा। हा हा हा, हंसते हुए अपनी तलवार उसके सीने में धांसा देता है। फिर हम उस पेंडेंट को देखते हैं। समय को उसी दिन पर ला देता है। शुरुआत में हम एक कीड़े को देखते हैं जिसे एक बंदा अपने पैरों से कुचल देता है। मैंने ऐसे कुछ देर पहले तुम्हारे जूते में जाते हुए देखा था। ओह धन्यवाद, अगर तुम आभारी हो तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लो। क्या वो मुझे इतनी लापरवाही से आदेश क्यों दे रहा है? 125वें दिन। गाइस, सब कहानी में मजा आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। बैक टू टॉपिक। अरे बड़ी बड़ी आंखों वाले, यस स्क्वाड लीडर, मुझे कुछ आर्मर, शील्ड और डैगर चाहिए। मैं बाद में तुम्हें इसका पे बैक कर दूंगा। क्या बाद में? पर स्क्वाड लीडर, आप जानते हो कि मेरे यहाँ कोई उदारी नहीं चलती। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। वैसे मैं आमतौर पर किसी पर उपकार नहीं करता, तुम्हें पता है ना? क्या स्क्वाड लीडर कभी अपने आदेशों को लेकर इतना आक्रामक रहा है? खैर, तुम हमेशा अपने काम उस पर थोपते थे। तुम असली कमीने हो। क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरी कुल्हाड़ी चखना चाहोगे? तभी वहीं पर एक सफेद बालों वाला बंदा बोलता है, मैं आप पर अपना ब्लेसिंग करता हूँ ब्रदर। रेम कहता है, हाँ, उसे तुम्हारी ब्लेसिंग की ज्यादा जरूरत है। वो आदमी आज अजीब व्यवहार कर रहा है। दूसरी तरफ एनक्रिड सोच रहा होता है, वो आदमी आमतौर पर इतना तीव्र नहीं होता,
हर बार जब मैं मरता हूं तो मुझे अंतहीन दर्द का अनुभव होता है। अगर क्या हो मैं उसे हरा नहीं पाया तो क्या मैं उसे हरा भी पाऊंगा? या फिर मैं यह सब छोड़कर सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करूं तो क्या मैं इस दिन को पार कर पाऊंगा या फिर मैं इसी दिन से जागूंगा? मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं, पर क्या मैं इससे खुश रहूंगा? नहीं, ये मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे पार करना ही होगा। यह मेरे सामने एक वॉल है, जिसे मुझे पार करना है, मैं इसे अपनी तलवार घोंपना चाहता हूँ। एनक्रिड अपनी तलवार से उस पेड़ पर काफी सारे गड्ढे कर देता है। आई वोंट अबैंडन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो अपनी तलवार से उस पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। कल अगले दिन एनक्रिड बैटल के लिए तैयार होता है। सीने पे डैगर, पैरों में आर्मोर, हाथों में शील्ड और आंखों में बदले का जुनून लेकर। फिर कुछ सोल्जर वॉर हॉर्न बजाते हैं। हम इसमें एनक्रिड के सारे टीममेट को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो लग ही नहीं रहा है कि ये बैटलफील्ड पर है। और इन सब से आगे एनक्रिड होता है। इसमें हमारा हीरो ही होता है, जो इस जंग के लिए सीरियस है। फिर से सारे सोल्जर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। एनक्रिड भी अपने एक अपोनेंट से फाइट करने लगता है। एनक्रिड कहता है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन मैं अपने शील्ड और डिफेंस इन चीजों की वजह से इस लड़ाई में जिंदा रहने में कामयाब रहा। इस बार मेरी तैयारी और मेरा लक दोनों मेरे साथ है। इस बार मेरा माइंड बिल्कुल शांत है। 46वें दिन मेरा कंधा इस सोल्जर के वेपन के थ्रू टूट गया था। 47वें दिन मैंने इसके वेपन से बचने के लिए नीचे झुका, लेकिन इसने मेरा सर को चल दिया। इसलिए इस बार उसके वेपन से अटैक करने से पहले मैं उस पर वार करूंगा। 71वें दिन एक सोल्जर ने मेरा पैर काट दिया। मैं इसके बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अपने आर्मोर पर रिलाई करना होगा। उस सोल्जर का तलवार एनक्रिड के पैर से टकराता है, पर उसके आर्मोर के वजह से उसके पैर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एनक्रिड अपने शील्ड के थ्रू उस सोल्जर को जमीन में गाड़ देता है। 92वें दिन मेरा सिर एक कुल्हाड़ी के वजह से फट गया था। अगर उसे जिंदा रहने दूंगा तो ये बंदा मेरे और उस सोल्जर के साथ मेरी लड़ाई में बाधा डालेगा, इसलिए मुझे उसे जिंदा रहने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने ट्रेनिंग के दिनों में डैगर फेंकने का प्रशिक्षण लिया है, इसलिए ये इतना कठिन नहीं होना चाहिए। यह कहकर एक डैगर उसकी तरफ फेंकता है, जो जाकर सीधा उसके सर में लगता है। चलो, ये तो खत्म हो गया, अब मुझे वेल की मदद करनी चाहिए। फिर हम वेल को देखते हैं, जो एक सोल्जर से फाइट कर रहा होता है। तभी वो अपने पीछे एक एरो आता हुआ देखता है। क्या एक एरो मेरे पास उसे रोकने का समय नहीं है? मुझे इसे अपने ऊपर लेना ही होगा। लेकिन तभी उस आते हुए एरो हमारा हीरो अपनी सील से रोक लेता है। स्क्वाड लीडर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह बोलना ही है कि उसके सामने वाला सोल्जर अपनी तलवार से उसे मारने वाला होता है, पर एनक्रिड उसी समय उसके गले को काट देता है और कहता है, अब मुझे उस वॉल डॉट को पार करने का समय आ गया है। वो सोल्जर भी अपनी शार्प आंखों से हमारे हीरो की तरफ देखता है। हमारा हीरो भी उसे देखता है, दोनों आमने सामने होते हैं। फिर वो सोल्जर अपनी तलवार से हीरो के ऊपर एक बलो देता है, जिसे एनक्रिड अपने शील्ड से ब्लॉक करता है। लेकिन उसके अटैक में इतना ज्यादा पावर होता है कि उसके एक ही अटैक में वो शील्ड टूट जाती है। सिर्फ उसके अटैक ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, मुझे उसे हराने के लिए कोई मौका ढूंढना होगा। फिर से वो सोल्जर अपनी तलवार से एनक्रिड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार एनक्रिड अपनी तलवार से उसे रोकता है और अपने मन में कहता है, दिखने में तो यह सोल्जर नॉर्मल सा है, लेकिन इसकी ताकत किसी अन्य सैनिक से काफी ज्यादा है, लगभग इसका लेवल प्रोडिजी का तो होगा ही। क्या वो मेरे बार को अभी भी रोक रहा है? मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था, फिर अभी उसने उससे रोका क्यों? लगता है इसके पास एक्चुअल फाइट का अनुभव नहीं है, इसलिए वो सिर्फ डिफेंस पे ध्यान दे रहा है। पर तभी एनक्रिड उसे गलत साबित करते हुए उसके सिर में एक हेडबर्ड मार देता है। फिर वो अपने पैर में रेत लेकर उसके आंखों में झोंक देता है और इसके बाद उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो सोल्जर आंखों में रेत जाने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं करता और अपने हीरो को देखते हुए वो भी उस पर अटैक करने के लिए जाता है और अपनी तलवार उसे भौंकने की कोशिश करता है,
लेकिन एनक्रिड अपनी गर्दन साइड करके उससे बच जाता है, जिस वजह से वह सोल्जर थोड़ा दूर चला जाता है। पर उसी समय वो सोल्जर घूमता है, एनक्रिड भी उसकी तरफ घूमता है। मुझे अब पता चल गया मुझे क्या करना है। वो सोल्जर अपनी तलवार उसकी तरफ करता है, एनक्रिड अपनी तलवार उसकी तरफ करता है। एनक्रिड कहता है, मैं इसमें सब कुछ लगा दूंगा। दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है, पर इस जगह पर हीरो का लक काम करता है और उस सोल्जर की तलवार टूट जाती है। फिर यहाँ से कुछ दूरी पे एक बंदा अपने हाथों में बोएरो लेकर खड़ा होता है और उसका एम हमारे हीरो के तरफ होता है। फिर वह उस एरो को छोड़ देता है और इस तरफ वो सोल्जर अभी भी चौंका होता है कि अभी क्या हुआ। उसके हाथों से वो बचा हुआ स्वॉर्ड भी गिर जाता है। फिर एनक्रिड उसे देखते हुए कहता है, फाइनली मैं जीत रहा हूं। पर हम देखते हैं उस बंदे का एरो हमारे हीरो के बिल्कुल नजदीक आ चुका होता है और उसे लगने वाला होता है। पर उसी समय एक कुल्हाड़ी आकर उस एरो को लगता है और वो एरो उसी समय दो टुकड़ों में टूट जाता है। फिर से हम इस सोल्जर की तरफ देखते हैं जिसके गले में एक तलवार घुसी होती है। रेम चलते हुए कहता है, मैं उस एरो बस्टेड को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मरने जा रहा हूं। तभी जैक्सन रेम को बोलता है, बहुत देर हो चुका है, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ एनक्रिड अपनी तलवार उस सोल्जर के गले में डाले होता है। वो सोल्जर तो इस समय भी चौंका होता है। इस समय वो सोल्जर इतना चौंका होता है कि उसके गले से चीख भी नहीं निकलती। बाकी सारे सोल्जर अभी भी एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वो सोल्जर हमारे हीरो के सामने घुटने पे होता है। उसे इस हाल में देखने के बाद एनक्रिड चैन की सांस लेता है। फाइनली इतनी बार मरने के बाद आज यह बंदा उसी जगह है जिस जगह में हुआ करता था। नियति हमें वापस से आज इस जगह लाई है। बस फर्क इतना सा है कि इस बार तुम मेरे हाथों मर रहे हो। चलो मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बना देता हूं। ये कहकर अपनी तलवार से एक स्लैश लगा देता। दूसरे सीन में हम उसकी गर्दन हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उस सोल्जर को मरने के बाद हीरो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी खुश मिजाज स्माइल करता है। इसके बाद हम उस दीवार को देखते हैं जो टूटकर नीचे गिर रहा होता है। उस दीवार के दूसरी तरफ हीरो अपने घुटने पे रहता है। फाइनली मैंने उसे दीवार को पार कर लिया, पर उसका ये समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि उसके पीछे कोई चीज आकर बहुत ही जोर से हिट करता है। हम उस बंदे को देखते हैं जिसने यह चीज फेंका होता है। वो एनिमी कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। एनक्रिड ब्लो खाने के बाद चीखते हुए जमीन पर गिर जाता। रेम कहता है, एस्कोड लीडर खुद को संभालो, तुम फ्रॉग वॉरियर। उफ, मेरा हाथ टूट गया। बो फ्रॉग वॉरियर हीरो को बोलता है, मैंने इसे बड़ा करने में काफी मेहनत किया था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम जैसे किसी ने उसे हरा दिया। आवेश में एनक्रिड कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या उसे मैंने मारा है? अच्छा तो उसे तुमने मारा है तो अब मरो। पर बीच में रेम जाकर उसके अटैक को रोक लेता है। उसके वॉरियर कुछ कदम पीछे चला जाता है। फिर रेम अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। रेम अपने तीत को चिपते हुए उसे देखता है। वो बंदा भी अपनी डरावनी शक्ल से उसे देखता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर स्लैश पे स्लैश कर रहे होते हैं। एनक्रिड के तरफ एक सोल्जर उसे मारने वाला होता है, लेकिन उस जगह पर जैक्सन आते हुए उस सोल्जर को खत्म कर देता है। वो दोनों फाइट करते करते एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे चले जाते हैं। रेम उस वॉरियर से बोलता है, अगर तुम हमारे एस्कोड लीडर का सिर चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। क्या एस्कोड लीडर वो कमजोर आदमी तुम्हारा कमांडर है? तुम नहीं। रेम अपने मन में सोचता है, फ्रॉग्स वॉरियर रेस ये सिर्फ युद्ध के लिए ही पैदा हुई है और ये वॉरियर काफी स्किल लग रहा है। मुझे किसी तरह इस कमबख्त फ्रॉग को हराना होगा। और दूसरी तरफ ये वॉरियर भी सोच रहा होता है कि ऐसे तुच्छ बैटलफील्ड में एक इसके जैसा वॉरियर क्यों है? क्या ये सच में उस आदमी को बचाना चाहता है? रेम अपनी एनर्जी निकलते हुए कहता है, अगर तुम्हें हमारे एस्कोड लीडर को मारना है तो तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। ये बैटलफील्ड इसके लायक नहीं है कि मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, हम अगली बार फिर मिलेंगे। ओ कायर, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। दूसरी तरफ जैक्सन एक सोल्जर से फाइट कर रहा था, पर रेम वहां आते हुए उस सोल्जर को मार देता है और जैक्सन से कहता है, अपने पीछे देखो। एक सोल्जर जैक्सन को मरने की कोशिश करता है,
लेकिन सफेद बालों वाला बंदा उस सोल्जर को मार देता है। इसी तरह उसके सारे टीममेट एक दूसरे को मदद करते हुए बाकी सारे सोल्जर को मारते हैं और अपने एस्कोड लीडर को बचाते हैं। एनक्रिड उन्हें फाइट करते हुए देखता है और यह भी कि वो किस तरह मेरी मदद कर रहे हैं। दुश्मन सेना खुद को हारता देख वहां से भागने लगती है। एनक्रिड खुद को जीतता देखा अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो चारों तरफ अंधेरा देखता है। तभी वहां पानी गिरने की आवाज आती है। जो आवाज सुनकर एनक्रिड अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को उसी जगह में पाता है। तभी उस क्रिएचर की आवाज अपने हीरो के कानों में सुनाई देती है। तुम एक दिन जीवित रहने में कामयाब रहे, लेकिन बस इतना ही, क्योंकि तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। वे दीवार आपके रास्ते में आती रहेगी। तुम्हारी किस्मत निराशा और हार मान लेना है। मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूँ। मैं कभी जिस दीवार को पार करना चाहता था, आज उस दीवार को पार कर चुका हूँ। आगे मेरे लिए ऐसी दीवारें आते रहेगी, पर मैं फिर भी उन्हें पार करता रहूंगा। वो क्रिएचर बोलता है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगा जब वे आंखें और महत्वाकांक्षा से भरी हो। पूरी तरह से अपना प्रकाश खोते हुए एनक्रिड बेड पे अपनी आंखें खोलता है। उसके पूरे शरीर में बैंडेज लगा होता है। वो अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यह कौन सा जगह है? देखने में तो ये मेडिकल कैंप लग रहा है। उस जगह पर रेम भी होता है, जो उससे कहता है, तुम पिछले 2 दिनों तक सो रहे थे, अब तुम कैसे हो? वैसे मैंने तुम्हें उस कमीने फ्रॉग से बचाया था, तुम्हें याद है ना? क्या फ्रॉग? ओ हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पर मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है? अंत में मैंने उस सोल्जर को हरा दिया था और उसे हराने के बाद वो वॉरियर आया था। यह हैरानी की बात है कि मैं बच गया, और ये चीज अपने मन में ही कहता है। रेम बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा था आपके शरीर पर ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन तुम्हारा सर बुरी तरह से हिल चुका है। वैसे तुम्हें मैं तो याद होना कि हम कितने अच्छे दोस्त थे। मैंने कभी नहीं कहा कि हम दोस्त हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे नोबल हंटर हो। अरे चुप रहो, यहाँ काफी सारे लोग हैं। उसे चुप करने के बाद रेम इधर उधर देखता है। चलो ठीक है, सारे लोग अभी भी सो रहे हैं। और गाइस, जिन्हें नोबल हंटर का मतलब नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं। बेसिकली नवल हंटर उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें राजा की तरफ से काफी सारे प्रिविलेज दिए गए होते हैं। यानी कि छूट वो लोग राज्य में कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। बस तुम इतना समझ लो कि ये लोग वीआईपी है जो कहीं भी आ जा सकते हैं। तुम ऐसे ही उनका नाम नहीं ले सकते हो। क्या तुम वो आदमी हो जिसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, या फिर मेरे दोस्त हो? आज से एक नया दिन हो चुका है। फाइनली मैं उस दिन से जिंदा बच निकला। उसी समय एक लड़का बोलता है, कमांडर आप इसे 2 गुना वापस करो। क्या आपको पता भी है कि आपको यहाँ लाने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया? यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम क्राइस होता है। तभी मैं सोचूं कि मुझ जैसे एक आम सैनिक जिसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता हो, वह अस्पताल के तंबू में क्या कर रहा है? अरे तुम तो युद्ध के दौरान कहीं नजर ही नहीं आए, है ना? हमेशा की तरह। जिस बात पर तो क्राइस मुंह बनाते हुए उसे देखता है। चलो मैं आपके इस बात पर बुरा नहीं मानूंगा। आप पे मेरे जो पैसे खर्च हुए हैं, मैं आपको उस पे विशेष छूट दूंगा, सिर्फ आपके लिए। बस आपको दुगनी रकम वापस चुकानी होगी। शाम के समय जैक्सन उससे मिलने के लिए आता है। एनक्रिड उससे कहता है, क्या बात है? अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो खुलकर बोलो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था। इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम लगाना। अब मैं चलता हूँ। मुझे से यह मत पूछना कि मुझे यह कहाँ से मिला। यह तो वही ऑन्टेंट जिसे जैक्सन इस्तेमाल किया करता था। क्या इसे खुद का सामान साझा करना नापसंद नहीं था? उसी जगह हम सफेद बालों वाले बंदे को देखते हैं। इसका नाम ऑडिन है। ऑडिन अपने हाथों में क्रॉस लिए हुए अपने गॉड से कहता है, गॉड सो मर्सी, हमारे एस्कोड लीडर पर थोड़ा विनम्र होना। अरे बस जाओ भी, मैं मरा नहीं हूँ। रात को एनक्रिड सोच रहा होता है, उनके शिफ्ट में काम करने का क्या मतलब है? इतने समय बाद वे सब आज अपनी मनमर्जी से जो चाहे कर रहे थे। शायद से वे सभी मेरे लिए चिंतित थे। हाँ, यह हो सकता है। तभी तंबू में एक और बंदा आता है। ओह कमांडर, आप इस इन्फर्मरी में क्यों हैं? इस बंदे का नाम रागना है। अगर आप यहाँ हैं तो मैं जा रहा हूँ। रागना को मेरी चिंता होने का कोई सवाल ही नहीं होता। उस बदमाश को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सुबह मॉर्निंग में एनक्रिड हमें बताता है, मेरे अलावा
इस इन्फर्मरी में 2 सैनिक और है। उनमें से एक दूसरी कंपनी का प्लाटून कमांडर है, जो मुझसे अक्सर फाइट करने की कोशिश करता था। हम उस दूसरे कंपनी के प्लाटून कमांडर को देखते हैं, जो अपने हीरो से कहता है, हे तुम इधर क्या देख रहे हो? और दूसरा एक और सैनिक है, जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपना सारा टाइम खाली जगह को घूमते हुए बिताता है। ये किसी निचले रैंक के सैनिक जैसा लगता है। वो यहाँ कैसे पहुंचा? तभी तंबू में कोई आता है। एनक्रिड उस तरफ देखता है, वो दोनों सोल्जर भी उस तरफ देखते हैं। यह बंदा या बंदी होती है, जिसके लंबे कान होते हैं और कमर में एक लंबी तलवार। हम उसे देखते हैं, जो एक एल्फ होती है। तो गाइस, फाइनली कहानी में एक लड़की आ चुकी है। अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो एल्फ गर्ल उन सभी से बोलती है, 444वीं एस्कोड का कमांडर कौन है? एनक्रिड थोड़ा शॉक होते हुए उसे देखता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहता। पर उसी समय दूसरे प्लाटून का कमांडर उस एल्फ को कहता है, ये कितनी प्रिटी है। जो बात ये एल्फ गर्ल सुन लेती है और उससे कहती है, तुम किस समूह से हो? जी मैं वेंजेस हूँ, दूसरी कंपनी की तीसरी प्लाटून का कमांडर। तो आपकी कंपनी में आपसे ऊंचे रैंक वालों से इसी तरह बातें करना सिखाया जाता है? मैं माफी चाहता हूँ। इधर एनक्रिड सोच रहा होता है, तो ये है फोर्थ कंपनी के नए कमांडर। कमांडर में एनक्रिड हूँ, चौथे कंपनी और चौथे प्लाटून की चौथी स्क्वाड का कमांडर। इस हिसाब से ये लड़की हमारे हीरो से काफी ऊंचे रैंक पर है। हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अपने मुश्किल दस्ते के सदस्यों का अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे आपके कॉन्ट्रिब्यूशंस की प्रतीक्षा रहेगी। अब मुझे जाना होगा। क्या वो सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ आई थी? रुक जाओ, हाँ क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है? वो पर्सन हिचकिचाते हुए कहता है, माफ करना क्रांग। जी हाँ, ये क्रांग है। एनक्रिड उस बंदे को देखते हुए कहता है, क्या उसने यह सब मनगढ़ंत कहानी बनाया? कंपनी कमांडर के सामने भी उसका रवैया खराब है। क्या वो एक नोबल हो सकता है? जाने से पहले वो एल्फ गर्ल एनक्रिड की तरफ देखती है, फिर वहां से चली जाती है। एनक्रिड उसे जाते हुए देखता है। फिर शाम के समय हम सूरज को ढलते हुए देखते हैं। तंबू में एनक्रिड अपने हाथों को मूव करते हुए कहता है, मेरा अधिकांश दर्द कम हो चुका है और अब मैं अपने हाथों को भी मूव कर सकता हूँ। अब मुझे अपना ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए, पर पहले मुझे अपने कपड़े पहन लेना चाहिए। तभी दूसरे कंपनी का कमांडर हमारे हीरो से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? एनक्रिड उससे कहता है, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ। तुम बेवकूफ, सबसे निचले दर्जे का सिपाही होते हुए भी इतना बहादुर बनने का नाटक कर रहा है। दूसरा बंदा चुपचाप बस एनक्रिड को जाते हुए देखता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में एनक्रिड अपनी तलवार को देखते हुए कहता है, मुझे बीते हुए युद्ध को याद करना होगा। ये कुछ उन्होंने जरूरी तकनीक में से एक है, जिसे सीखने के लिए मैंने अपने बचपन में बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। उस समय मैं सोल्जर के ऊपर अटैक करने से पहले सोच रहा था, मेरा कुछ सेकंड में किया गया आखिरी हमला भी अगर नाकाम हो गया होता तो क्या होता? मुझे अपना सारा नियंत्रण एक ही जगह लगाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में अगर वह एक हमला भी नाकाम रहा तो मैं मर जाऊंगा। रेम के कुल्हाड़ी से किए गए सभी हमले जानलेवा थे। मुझे यह प्रिडिक्ट करना होगा कि मेरे अपोनेंट का अगला वार क्या होने वाला है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, वैसे मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। इन्फर्मरी में तुम्हारे हाथ लगातार कांप रहे थे, पर अब तुम यहाँ आकर खोए खोए से बैठे हो। मैं अपनी तलवार पर और भी ताकत से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ पिछले युद्ध में जो कुछ भी हुआ मैं उसे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि मेरी बात ना लगे। और अगर तुम्हारा यह तकनीक काम नहीं आया तो वैसे तुम जिंदा रहकर करना क्या चाहते हो? एनक्रिड बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं जो मैं बनना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है, लेकिन मैं जब भी किसी को अपने सपने के बारे में बताता हूँ तो वो लोग मुझ पर हंसते हैं। एक सपना जिसे मैंने अपने बेकार टैलेंट के साथ ही पीछे छोड़ दिया, लेकिन मेरा वो सपना जिसे पूरा करने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। एक नाइट बनने का। क्या एक नाइट बनना? मैं ऐसा बंदा पहली बार देख रहा हूँ जो मेरी कहानी सुनने के बाद मुझ पर हंसा नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कोई पहला पर्सन देख रहा हूँ जो मुझ पर हंसा नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आपको देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। एनक्रिड उसे जाते हुए कहता है, यह पर्सन कुछ अजीब था, वैसे तुम नाइट बनो तो मेरा नाम याद रखना। दोस्त,
अगली सुबह कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक बंदा गाना गाते हुए कहता है, युद्ध क्षेत्र का नायक कौन है? बाकी सभी लोग कहते हैं, साइप्रस है, साइप्रस है। गाइस, साइप्रस उनकी ही डिवीजन का नाम है। तो बेसिकली ये लोग बकचोदी कर रहे होते हैं। फिर उसी डिवीजन से एक और बंदा गुस्से से कह रहा होता है, आज सुबह का राशन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो लोग सब कुछ खाकर हमें अपना बचा हुआ खाना परोसने की योजना बना रहे हैं? एनक्रिड अपना सर पकारते हुए कहता है, सुबह सुबह इन बेसूरों के गाने से आंखें खोलने और दूसरी तरफ देरी से मिलने वाले नाश्ते का इंतजार करना, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? इन सब के ऐसे हरकते देखने से अच्छा मैं थोड़ी देर टहल लेता हूँ। तभी जैक्सन उसे देखते हुए कहता है, ए टीम लीडर, आप इधर। आपकी चोट कैसी है? ओ जैक्सन, ये तुम हो? तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी दवा ने अच्छा काम किया। अगर आप मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। इसके बाद सीन सीधा रात को इन्फर्मरी में। वो सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोने से पहले क्रांग हमारे हीरो से बोलता है, आज का दिन बढ़िया गया। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस सोने ही जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। हाँ, तुम्हें भी। आज मैं जल्दी सो जाता हूँ, पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। उन सब की बातें सुनकर दूसरे प्लाटून का वेंजेस बोलता है, तुम पागल, सब बकवास करना बंद करो, चुपचाप सोते क्यों नहीं? पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा जब मैं शांति से रह पाऊंगा। मॉर्निंग में साइप्रस, साइप्रस, युद्ध क्षेत्र का नायक कौन है? शोर सुनकर एनक्रिड जागता है। क्या हो रहा है? कल वाला गायक आज फिर यहाँ आया था क्या? वह तो हर बटालियन में घूमता रहता है, तो फिर दोबारा यहाँ क्यों आया? मेरा सुबह का नाश्ता अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो सभी मुझे भूखा मारना चाहते हैं? एनक्रिड साइड में घूम कर देखता है, वह इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? वह कल भी यही कह रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे मत बताना कि मैं मर चुका था। फिर वह कल वाली एक्टिविटीज करता है, जैसे मैं गार्डन में घूमना। फिर उसकी मुलाकात जैक्सन से होती है। जैक्सन कहता है, टीम लीडर, आपका जख्म कैसा है? एनक्रिड हिचकिचाते हुए जवाब देता है, दवा ने अच्छा काम किया, धन्यवाद। अगर आप मेरा धन्यवाद कहना चाहते हो तो जल्दी ठीक हो जाओ और वापस आ जाओ। अब मुझे पूरा यकीन है, आज वही दिन है जो कल था। एक और वॉल जो तुम्हें रोक देगी, इसलिए जीवित रहने की कोशिश करो। जब मैं सो रहा था, मेरी मौत बिना पता चले ही हो गई। मेरी मृत्यु उस समय की तुलना में काफी ज्यादा निराशाजनक थी जब उस सोल्जर के थ्रो मारा जाता था। इस बार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मौत मुझे बिना पता चले ही हो गई। इस बार मेरे सामने और भी बड़ी वॉल है, लेकिन इससे दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होगा। यह मेरे लिए एक और चुनौती है। तंबू के अंदर एनक्रिड इस बार सोने का एक्ट करता है। मुझे इस बार किसने और कैसे मारा इसका पता लगाना होगा। दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी सुरक्षा वॉल भेदना होगा। यह केवल नाइट्स के लिए ही पॉसिबल है। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, इसलिए ये कोई असर्शन किलर का काम हो सकता है, और वो किलर हमारे बीच में ही होने की प्रबल संभावना हो सकती है। उन्हें मेडिकल बैरक्स का लोकेशन पता है, और उन्हें अपनी उपस्थिति को छुपाना भी आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हत्याओं में माहिर हो। एक तितली के समान शांत और फुर्तीले पैर हत्याओं के लिए एकदम सही होते हैं, और उस दिन उसके आने का कारण पहले से ही स्थान का पता लगाना था। मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए इसे देखना होगा। मेडिकल बैरक्स में आने का केवल एक ही रास्ता है। मैं उसे देखते ही चीखकर बाकी सैनिकों को जगाकर उन सब को खत्म कर सकता हूँ। मुझे बस हत्यारे का इंतजार करना है। लेकिन वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके गले में एक नीडल आकर लगती है। एनक्रिड हैरान अचंभित होकर उस नीडल की तरफ देखता है। क्या एक पॉइजनस नीडल? मैंने तो हथियार को अंदर आते हुए देखा भी नहीं। ओ ये तो नहीं, मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। यह बहुत ही पावरफुल पैरालाइज पॉइजन है। क्या यही वह कारण है जिसकी वजह से मेरी मौत बिना कारण जाने ही हो गई? बाकी सभी प्लाटून कमांडर पहले ही मर चुके हैं। हे क्रैंग, उठो, तुम बस्टेड, जाने दो उसे। लेकिन वो असर्शन अपनी तलवार से उसे मारने जाता है और अपनी तलवार उसके सीने पे चला देता है। एक ही बार में आधी तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है। क्रैंग चौंकते हुए दर्द में अपनी आंखें खोलता है। नहीं नहीं, तुम बस्टेड। तभी बाहर से कोई अपनी तलवार से तंबू के कपड़े फाड़ देता है और वहां से एक और बंदा आता है। क्या एक और किलर? नहीं, यह तो
वहीं लंबे कान, हाथों में बेलों से बनी तलवार, तो वाकई में वो वही थी, कंपनी कमांडर। अगले दिन उसी सुबह से एनक्रिड तंबू के अंदर बैठकर पिछले दिन को लेकर सोच रहा होता है। एक ही दिन लगातार 3 दिनों से जी रहा हूँ। मैं सतर्क तो था, लेकिन मुझे इसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसे मारना या आसान नहीं होगा। और हाँ, वो कंपनी कमांडर भी तो है। अगर मैं उस असर्शन को रोकने में कामयाब भी हो गया, तो मुझे इसके तुरंत बाद उसे कंपनी कमांडर का सामना करना पड़ेगा। मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसके बावजूद मैं ही वो व्यक्ति था जिसने जीत हासिल की। मैं इससे भी निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, जब तक मैं हार नहीं मानता। वेंजेंस, चलो उठ जाओ। तुम पागल कहीं के, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरी रजाई क्यों खींच रहे हो? मुझे लगता है कि यह मान लेना मेरी गलती थी कि असर्शन अभी तक कैंप में घुसपैठ कर चुके होंगे, तो मुझे बाहर के लोगों से सावधान रहना चाहिए। अरे तुम मेरे सामने तलवार क्यों निकाल रहे हो? क्या कल की ट्रेनिंग ने तुम्हारे दिमाग पर असर किया है? शायद से कल तुमसे किसी ने टॉयलेट साफ करवाया था। मुझे तो यही लगता है। एनक्रिड उस बंदे को बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। क्या मैं और तुम्हारी परवाह? बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कहा मजाक? दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अरे क्या तुम दोनों फिर से झगड़ रहे हो? शायद से मुझे बाद में आना चाहिए। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। उफ, ये तो बहुत परेशान करने वाले लोग हैं। एनक्रिड क्रांग को देखते हुए कहता है। असर्शन द्वारा उस पर इतनी पैनी नजर रखने को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका टारगेट है। उसे इस चीज का संदेह है, लेकिन आखिर वो है कौन? मैं उस बात की छानबीन नहीं करने जा रहा हूं जो मेरा प्रतिद्वंदी बिना पूछे मुझे बताने को तैयार नहीं है, उन बेवकूफों की तरह। लेकिन उन्हें की वजह से उसे सोल्जर को हरा पाया था, तो इतना तो होना ही चाहिए। क्रैंग, मुझे उससे पूछना ही ठीक है। तुम कौन हो? तुमने क्या कहा? क्या मैंने अपनी बात गलत तरीके से कही? शायद मेरी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। मैं हूँ कौन? वो तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। पर क्यों नहीं? ये एक लंबी कहानी है। एनक्रिड उसे संदेह भरी नजरों से देखता है, फिर उसे रिप्लाई देता है, तुम कहते हो तो ठीक है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर तुम इसी तरह का जवाब सुनना चाहते थे तो फिर तुम पूछो ही मत, बेवकूफ। तुम क्रैंग हो या क्रैब या फिर जो भी कुछ हो, तुम्हारे तौर तरीके को देखकर तो पक्का लगता है कि तुम इस देश के नहीं हो। सच बताओ, तुम किस देश के जासूस हो? जिस बात पे तो क्रैंग उसे घूर कर देखता है, जो देखकर वेंजेस की फट जाती है, और उसके नजदीक जाकर उससे बोलता है, मैंने ना तो राजे के साथ विश्वासघात किया है और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ, वो सच कह रहा है और उसकी हरकतें भी यही बताती है। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा किसी नाइट जैसी है। तुम वही रुक जाओ। क्या तुम्हें अपने हायर अप से इसी तरह बातें करनी चाहिए? क्रांग उससे कहता है, माफ कीजिएगा सर। वैसे क्रांग एक नाइट नहीं है, क्योंकि वो भी उस असर्शन के सामने शक्तिहीन था, पर फिर भी वो जरूर से कुछ छुपा रहा है। रात को क्रांग हमारे हीरो से कहता है, शुभ रात्रि एनक्रिड। हाँ, तुम्हें भी। इस बार वेंजेंस ने कुछ भी नहीं किया। वो पहले हुई घटना की वजह से क्रांग से अभी भी डर रहा है। इस बार वो अजीब तरीके से शांत है। अगर इस समय असर्शन यहाँ घुस आए तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे उनका सामना करने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। वेंजेंस एनक्रिड को बेड पे से जाता देख उससे कहता है, तुम सोने के बजाय कहाँ जा रहे हो? असर्शन जल्द ही इस जगह पर हमला करने वाले हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरी मदद करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम सचमुच पागल हो चुके हो। ये दोनों कितने बेफिक्र होकर सो रहे हैं। मैं इनसे यही उम्मीद कर रहा था। तो तुम यहाँ हो? क्या असर्शन आ गया? एनक्रिड इतना ही कहता है कि एक नीडल उसके गले को काटते हुए आगे निकल जाती है। इतना ही समय में वो असर्शन वेंजेस के गले में एक और नीडल मारता है और उसी समय क्रांग के सीने में अपनी तलवार डाल देता है। और ये सब केवल कुछ ही पल में होता है। एनक्रिड ये सब देखता रह जाता है। ये चौथी बार। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि असर्शन इस जगह पे अटैक करने वाले हैं।
मैं अगर वेंजेस और क्रांग से मदद मांगने की कोशिश भी करूंगा तो भी दोनों मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे हायराफ रीइंफोर्समेंट से मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद एनक्रिड सीधा हायराफ के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन हायराफ उसे ये कहकर भगा देती है, तो तू ये कह रहा है कि एसर्शन इस जगह पर अटैक करने वाले हैं। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा, इस बार मुझे पता है वो एसर्शन कब आने वाला है। उसके अंदर आते ही मैं चीख कर सबको उठा दूंगा। क्या अब? ये नहीं, शायद से ये वही है। हाँ अब। इतना कहते ही वही नीडल उसके गले में लगता है। डैम इट! ये तो हद से ज्यादा तेज है। इस बार मुझे तंबू के बाहर रह कर देखना चाहिए, दूसरों से मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे उन पर घात लगाकर हमला करना होगा और उसके कुछ भी करने से पहले ही उसे हराना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे वही एसर्शन होता है जो अपने हाथों से वही नीडल एनक्रिड के तरफ थ्रो करता है, और वो नीडल सीधा जाकर एनक्रिड के गले में लगता है। जबकि मैं उसे देख भी नहीं सकता हूँ, तो मैं उसे मारूंगा कैसे? यहाँ तक कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब उससे पहले से ही पता चल जा रहा है। हम देखते हैं वो एसर्शन एनक्रिड के पीछे ही होता है। वहीं से वो एसर्शन एनक्रिड के गले में नीडल चुभाता है और वहां से आगे की तरफ जाने लगता है। एनक्रिड बोलता है, वो एसर्शन हमेशा से मुझसे एक कदम आगे रहता है। जब तक मैं उसके पॉइजन से बचने का कोई तोड़ नहीं निकाल लेता तब तक इसी तरह मरता रहूंगा। 20वें दिन एनक्रिड अपनी तलवार को टाइटली पकड़े हुए कहता है, आज 20वीं सुबह है। मैं फिर से कुछ भी नहीं कर पाया। मैं लगातार पिछले आधे महीने से मर रहा हूँ, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। पिछली बार की तुलना में मैं केवल 20 बार मर चुका हूँ। मुझे सबसे पहले उसके पॉइजन नीडल से बचने का कोई तरीका सोचना होगा। उसके बाद मैं उनसे निपटने का कोई तरीका खोजूंगा। उनके हमले से बचने का एक ऐसा तरीका जो उन्हें रिएक्ट करने से भी तेज हो। वहीं पे जैक्सन अपने धारेदार नाइफ को साफ कर रहा होता है। एनक्रिड जैक्सन को देखते हुए कुछ याद करता है कि उसने रेम से जैक्सन के अटैक्ड पैटर्न के बारे में पूछा था, जिस पे रेम उसे बताता है जैक्सन विकृत जंगली बिल्लियों की तरह हमले करता है। पर तुम उसे इन्हीं सभी नामों से क्यों पुकारते हो? क्योंकि वो एक धूर्त कमीना है। वो एक डर्टी फकिंग विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। वो कभी भी अपने दुश्मनों से सीधे तौर मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता। उसे दुश्मनों पे पीछे से अटैक कर जाने में मजा आता है। क्या इससे आपको कुछ याद नहीं आता? एक धूर्त और विकृत जंगली बिल्ली का। प्रेजेंट में जैक्सन एनक्रिड को कहता है, एस्कोर्ट कमांडर, क्या अब आपकी चोटें ठीक है? एनक्रिड मनी मन कहता है, रेम की बातें सुनकर लगता है क्या वो एसर्शन जैक्सन हो सकता है? मैं ऐसे ही जैक्सन पे संडे नहीं कर सकता। और अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है तो मैं उसे अपने साथ यूं ही नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं ऐसा कर भी पाता तो ये एक ऐसी दीवार है जिससे मुझे खुद ही पार करना होगा। तब जैक्सन, मैं बस जैक्सन बन जाऊंगा। जैक्सन, अगर तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा होता तो उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर बात मेरी है तो मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, पर मेरे हमले से आज तक कोई बच्चा नहीं पाया। जो सुनकर एनक्रिड शॉक होता है, पर फिर भी अगर मुझे तुम्हें रोकना होगा तो। जो बात सुनकर जैक्सन एनक्रिड को अजीब भरी नजरों से देखता है। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी देर शांति रहती है। फिर जैक्सन बोलता है, तो फिर इसके लिए आपको सर के पीछे भी आंखें चाहिए होगी। क्या आंखें? मेरे सर के पीछे? इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल सही समय है। क्या आपको वो गाड़ी दिख रही है? तुम्हारा मतलब वो गाड़ी जो तंबू के पीछे है? क्या इतनी दूर की चीज उसे कैसे दिख गई? क्या सचमुच उसके सर पे भी आंखें हैं? वो अभी गिरने वाला है। और उसके इतना कहते ही सचमुच उस गाड़ी की व्हील निकल जाती है और वो गाड़ी वाला गिर जाता है। ये देखकर एनक्रिड काफी अचंभित होता है। क्या तुम फ्यूचर भी देख सकते हो जैक्सन? तुमने उस गाड़ी वाले व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया होगा। एनक्रिड कहता है, तुमने ये कैसे किया? अपनी कानों के वजह से मुझे गाड़ी के व्हील से चरमराहट की आवाज सुनाई दी। अगर आप अपने आसपास की आवाज सुन सकते हैं तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसने इतनी धीमी आवाज कैसे सुनी? यहाँ तक मुझे भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मूलतः आपको अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है।
आप अभ्यास करने के लिए अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सेंसेस को तेज करने और अलग-अलग आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करें। यह एक अच्छा विकल्प है, पर पहले तो तुम मुझसे ठीक से जवाब देने में भी बहुत आलसी लगते थे। हाँ, मैं आलसी ही हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे पड़े रहने से बेहतर है कि मैं इसे आपको बता ही दूँ। पता नहीं क्यों आजकल आप बहुत बदले बदले से लग रहे हो। इन दिनों आप अपनी ट्रेनिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे नहीं पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, बस आप हार मत मानना स्क्वाड लीडर। रात को तंबू में एनक्रिड सोते हुए सोच रहा था मुझे अपनी दूसरी वॉल को भी पर करना होगा। वो एसर्शन अपनी नीडल को इस तरह फेंकता है कि वो हल्की सी भी आवाज किए बिना सीधा जाकर टारगेट को हिट करती है। अगर मैं उसे महसूस कर सकूं तो मैं जीत सकता हूं। मुझे अपने आसपास की आवाजों से उसका पता लगाना चाहिए। रेगुलर फुटस्टेप्स, ये आवाज पेट्रोलिंग टीम की है और ये आवाज मशालों की है। उसके कुछ ही दूरी पे वो एसर्शन तंबू के ऊपर से जंप करता है। तंबू के अंदर एनक्रिड अभी भी उसका पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो एसर्शन जमीन पर लैंड करता है। एनक्रिड कहता है, उस कमीने की आवाज कहाँ है? अगले सीन में वो एसर्शन वहां से गायब हो जाता है और उसका पॉइजनस नीडल सीधा जाकर एनक्रिड के गले में लगता है। क्या मैं नाकाम रहा? मैंने उस बंदे के एक भी कदमों की आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन मेरा शरीर उस समय की सब कुछ स्पष्ट रूप से याद किए है। द हार्ट ऑफ द बीस्ट। आप मंत्र आवाज सुनकर ही बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवाज की तीव्रता और दिशा के आधार पर आप किसी वास्तु के स्थान का पता लगाया जा सकता है। और एक बार जब आप धीमी दूर से आने वाली आवाजें सुनने में अच्छे हो जाएं, उस समय आपके कान या कहें तो आपकी दूसरी आंखों की तरह काम कर सकता है। आवाज एक तरंग है। ये तरंग हर दिशा में गुजरती है, चाहे आसपास कितना भी शांति क्यों ना हो। हजारों ध्वनि तिरंगों के आपस में मिश्रित होने की अराजकता में आपको केवल एक ही तरंग को अलग करना होगा। इसीलिए मैंने उस कमीने की गर्दन काट दी थी। एनक्रिड अपने आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश करता है, तो एक बंदा किसी और ही बंदे से कह रहा होता है, क्या तुम उस सिटी में गए हो? वो बहुत ही खूबसूरत है। तो उससे दूसरा बंदा कहता है, बिल्कुल नहीं, वो धोखेबाज कमीना। हाँ, इन आपस में उलझी हुई ध्वनि तरंगों के बीच कौन कौन सी आवाजें मिश्रित होती है, मुझे उन्हें सुनना, वर्गीकृत करना और अलग करना होगा। झंडे। मुझे तो अब भी ये एक बड़े झंडे की तरह ही सुनाई देते हैं। यहाँ कितने लोग थे? 7 या 10। दाएं से बाएं 3 बंदे मेरे करीब है और 2 बंदे मुझे से दूर है। हवाएं दाएं से बाएं की तरफ जा रही है। जानी पहचानी आवाजें और अपरिचित लोग। तभी उससे कोई कहता है, एनसीआई। आवाजें सुनकर एनक्रिड अपनी आंखें खोलता है। ये बंदा क्रांग होता है। अपने एनक्रिड को कहता है, तुम ये किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो? एनक्रिड सोचता है, क्या एनसीआई? हाँ, आपका नाम एनक्रिड है, इसलिए मैं आपको एनसीआई कहूंगा। क्यों, ये ठीक है ना? एनक्रिड कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम यही कहना चाहते हो तो ठीक है। मैं यहाँ एक मूर्ख की तरह बैठा हूँ, क्या ये तुम्हें ट्रेनिंग जैसा लगता है? आप समय बर्बाद करने वाले मूर्ख तो नहीं लगते हैं, ऐ ना? एनक्रिड क्रांग को देखते हुए पिछले दिन को याद करता है। वो नीडल एनक्रिड गले में घुस जाता है, पर एनक्रिड खुद की चिंता ना करते हुए क्रांग के तरफ देखता है, जहां वो एसर्शन अपनी तलवार उसके पेट के अंदर डाले होता है। फिर अपनी तलवार निकलता है। क्रांग बेचैनी दर्द से चीखता है। मैं उसे फिर से नहीं रोक पाया। वो एसर्शन शांति से आता है, बिना शोर किया, और क्रांग को मारकर चला जाता है। मुझे इस बार भी कुछ नहीं सुनाई दिया। अब मुझे इस वॉल को पार करने के लिए और अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपनी आंखें बंद करके भी उस बंदे का पता लगा सकता हूँ। ये हवा जो दाएं से बाएं दिशा में जा रही है और उस हवा के बीच कुछ फ्लाई कर रहा है, ये एक बर्ड हो सकता है। फिर वो बर्ड किसी चीज का सहारा लेकर रुकती है। एनक्रिड इसका आभास करते हुए बताता है, वो इस वक्त मेरे पीछे है। अब मुझे क्या करना होगा उस एसर्शन को रोकने के लिए? इस समय एनक्रिड अपनी आंखें खोलता है। क्रांग। ये देखकर क्रांग शॉक होता है। अचंभित होते हुए कहता है, तुम्हें पता कैसे चला? मैं तो चुपके से तुम्हारे पास आ रहा था। तुमने यह पता कैसे लगाया कि ये मैं ही हूँ? मेरे आने से पहले आपकी आंखें बंद थी। आप अपनी धारणा की ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
क्योंकि आप कोई समय बर्बाद करने वाले मूर्ख नहीं है। रात को वो एसर्शन अपने नीडल हमारे एनक्रिड की तरफ फेंकता है, लेकिन एनक्रिड अपनी गर्दन को थोड़ा साइड में करके उसके पॉइजनस नीडल से बच जाता है और अपने सर के नीचे से एक नाइफ निकलता है और अपनी नाइफ से उस एसर्शन के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिससे बचने की कोशिश में वो एसर्शन जमीन पर गिर जाता है। वो एसर्शन घबराते हुए कहता है, तुम्हें पता कैसे चला? एनक्रिड एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली तुम मेरे हाथ लग ही गए। तू बस्टेड, मेरे सामने सिर्फ एक छोटा चूहा है, बस मर जा शांति से। यह कहते हुए अपनी तलवार से एनक्रिड के ऊपर एक स्लाइस मारता है। एनक्रिड उसके स्लाइस से बचते हुए कहता है, ये बंदा यकीनन उस आर्मर सोल्जर जितना स्ट्रांग नहीं है, मैं उसके हमले से बच सकता हूँ। बाकी सभी क्या कर रहे हैं? इस एसर्शन ने वेंजेंस को नीडल कब मारा? क्रांग अभी भी जिंदा है। क्रांग उठते हुए अपनी तलवार लेता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर उन दोनों के फाइट में एनक्रिड कहता है, मुझे अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए, भले ही ये बंदा अभी भी एक नोबी हथियारा है। वो एसर्शन एनक्रिड को चकमा देते हुए एक छुपे हुए नाइफ से हमला करता है, लेकिन एनक्रिड उससे बचने की कोशिश करता है, पर उसके नाइफ से थोड़ा घायल हो जाता है। उफ, मुझे इसे काम नहीं आंकना चाहिए। तभी कंपनी कमांडर तंबू का कपड़ा अपनी तलवार से फाड़ती है। एनक्रिड उस तरफ देखता है, नहीं वो भी आ रही है। तंबू का पूरा कपड़ा फाड़कर कंपनी कमांडर तंबू के अंदर आती है। कमांडर को देखकर एनक्रिड अपने नाइफ से हमला करने जाता है, मुझे उस पर पहले बार करना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। पर कमांडर अपनी स्पीड की मदद से वहां से गायब हो जाती है। पीछे से वो एसर्शन अपने बहुत सारे नीडल उन सभी पर मारता है। ये सभी नीडल एनक्रिड और क्रांग की तरफ जाता है। एनक्रिड उन्हीं नीडल से बचने के लिए सोचता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस वक्त गलत पोजीशन में हूँ। तभी कंपनी कमांडर एनक्रिड के ऊपर से जंप करते हुए उसके आगे चली जाती है और वो सभी नीडल को अपने केव की मदद से उन सभी नीडलों को रोक लेती है। फिर वो क्रांग के तरफ जाकर आ रही नीडलों को रोकती है। एनक्रिड उसे देखते हुए कहता है, वो तो एसर्शन के साथ थी ना, पर वो हमारी मदद क्यों कर रही है? चाहे जो भी हो, ये मेरा मौका है, मुझे उसे मारना होगा। एसर्शन एनक्रिड को देखकर कहता है, डेमिट, वो इतना तेज कैसे हो गया? मुझे उसके अटैक को रोकना होगा। लेकिन एनक्रिड के अटैक से उसका हाथ पीछे की तरफ उछल जाता है। लानत है, मैं उसके अटैक को भी नहीं रोक सकता, मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। उसे भगता देख एनक्रिड कहता है, रुक जाओ बस्टेड, तुम कहाँ भाग रहे हो? मुझे तुम्हें मारना है। डेमिट, वो भाग गया। क्रांग एनक्रिड को कहता है, जाने दो उसे, वो एसर्शन शायद मुझे निशाना बना रहा था। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो कैसे? मेरे जैसे निकम्मे को कौन ही मरने के लिए एसर्शन को पैसे देगा या फिर मुझसे बदला लेगा? कमांडर कहती है, वैसे आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान आप उस एसर्शन पर भारी पड़ रहे थे। एनक्रिड कमांडर को देखकर अपने मन में कहता है, वो अब तक हमारा साथ दे रही थी, बस वो इस फाइट को किसी को पता ना चलने दे। वो अपने पीछे कोई गवाह नहीं छोड़ रही है। उसका इंटेंशन क्या है? क्रांग कहता है, कमांडर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आज किसी की भी मौत हो। जैसी आपकी इच्छा। एनक्रिड उन दोनों को फॉर्मली बातें करता देख कहता है, क्रांग, तुम हो कौन जिसे कंपनी कमांडर भी इतना रेस्पेक्ट दे रही है? वैसे इसमें वो प्लाटून कमांडर भी शामिल है, वो अभी मरा नहीं है। कमांडर बोलती है, हमारे पास इस पॉइजन का एंटीडोट है, इसलिए वो ठीक हो जाएगा। उस पॉइजन को हटाने के लिए उसे पॉइजन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब हमें इस गड़बड़ी को ठीक करना होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ एक एसर्शन आया था, तो बहुत परेशानी होगी। यह तब तक ठीक है जब तक इसके कोई निशान बाकी ना रह जाए। क्रांग एनक्रिड के तरफ देखता है, उन दोनों के हाथों में एक एक तलवार रहती है और बोलता है, इसका अब एक ही तरीका है,
इसके कुछ समय बाद तंबू में आग लगी होती है। बाहर के साइड लोगों की अफरा तफरी मची होती है। एक सोल्जर कह रहा होता है, मेडिकल टेंट में आग लग गई है, हमें उसे बुझाना होगा। 2 लोग मेडिकल कैंप से बच गए। वहीं पे हम इनक्रिड और वेंजेंस को देखते हैं, जिसमें वेंजेंस अभी भी बेहोशी के हालात में था। इनक्रिड उसे देखते हुए बोलता है, कमांडर ने पॉइजन एंटीडोट इसे दे तो दिया है, पर वेंजेंस अभी भी बेहोश है। जहर का असर खत्म होते ही वेंजेंस कल सुबह तक जाग जाएगा। इसके साथ ही एसर्शन के सारे सुराग मिट गए हैं, तो सब कुछ खत्म कर देने से उसका मतलब ये था। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर हम आसमान में एक उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, जो जंगल में किसी को जाते हुए देख रहा था। ये लोग कंपनी कमांडर और क्रांग होते हैं, जो अपने रास्ते के तरफ जा रहे थे। इस दौरान कमांडर क्रांग से कहती है, अगर उस दस्ते के टीम लीडर ने उस एसर्शन को रोका ना होता तो आप मर गए होते। क्या आपने उसी के कारण अपना मन बदल लिया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्या वो और इंटरेस्टिंग? मुझे तो वो कुछ खास नहीं लगा। जहाँ पर बाकी सभी सोल्जर आराम करते हैं, वहाँ भी वो बंदा सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ही करता है। भले ही उसके इस चीज का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी इतनी कड़ी धूप में वो बंदा हाथ में तलवार पकड़कर खड़ा रहता है। वो बाकी सारे बंदों से अलग है। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान जरूर पड़ गया है एसी, जिसे मैं जल्द ही पे बैक कर दूंगा। चलो हम अपनी अपनी भूमिकाओं में फिर मिलेंगे। इसके बाद हम एक वेपन का सीन देखते हैं, और आप सभी तो इस वेपन को जानते ही होंगे कि ये किसका है। ये ग्रीन रीपर का वेपन है, एक तरह से साक्षात यमराज का, और इसे साहित कहते हैं। वो वेपन देखते ही देखते वे प्राइज होकर धूल की तरह उड़ जाता है। वहीं पे हम इनक्रिड को देखते हैं, और उसके आगे ग्रीन रीपर को। वो रीपर कहता है, तुम्हारी मुलाकात आगे भी उसे होगी। इनक्रिड बोलता है, मैं उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अगली सुबह इनक्रिड कहता है, मुझे एक बार फिर से उस रीपर का सामना करना पड़ा। फाइनली मैं उस खामोश मौत से बच निकला गया, और पिछले दिन को पार करके आज के सुबह में जाग उठा। मैं अपनी सारी चीजों की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस फेरी का आभास नहीं याद आ रहा है। मुझे अगले दिन पे वापस न आने के लिए बहुत कुछ करना होगा। शुक्र है मुझे चोट नहीं लगी, इसलिए मैं इतनी जल्दी वापस लौट रहा हूँ। तभी वेंजेंस उससे बोलता है, तुमने मुझे आग से बचाया क्यों? क्या अब वो मुझे बचाने के लिए कोस रहा है? वो मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? क्योंकि हम साथी हैं। क्या मुझे किसी और करण की आवश्यकता है? जो सुनकर वेंजेंस चुप हो जाता है। इनक्रिड को वहां से ज्यादा देख कहता है, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी है, फिर भी तुम कितने निर्दय हो। क्या तुम अपनी टीम में वापस लौट रहे हो? हाँ, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। वहाँ का माहौल बेहद खराब रहने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? एक अफवाह फैल रही है, यह पूरा बेस कर्स्ड है। इसके बाद इनक्रिड के बेस कैंप की तरफ एक उसके ही टीम का टीम मेंबर गुस्से से कह रहा होता है, मुझसे पंगा मत लो तुम अनडेवलप्ड मन की। और वो भी किसी और को नहीं, रेम को कह रहा होता है। रेम एक कृपी भरी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? लगता है तुम अब बहुत दिन जी चुके हो। ये कहते हुए वही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहाँ के सारे लोग भागते हुए कहते हैं, भागो सब के सब। पागलों का ग्रुप फिर से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। झगड़ते हुए रेम कहता है, तुम बस्टेड कमीने। तो फिर रागना कहता है, मैं नहीं, तू असली कमीना है। भाग रहे लोगों में कोई कहता है, उनका स्क्वाड लीडर कहाँ है? तो एक और बंदा कहता है, वे इसीलिए तो झगड़ रहे हैं क्योंकि उनका टीम लीडर यहाँ नहीं है। रेम उसे उठाकर फेंक देता है, आह घत तेरे की हमारा तंबू, उनके पास कोई मत जाओ, वो दोनों तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। रागना उसके फेस पे पंच मारता है, तेरी वजह से हमारा तंबू टूट गया। तो रेम भी रागना के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। फिर हैंड टू हैंड काम नहीं बनता है, तो दोनों एक एक वेपन ले लेते हैं। रेम के हाथ में वही 2 कुल्हाड़ी होती है। उससे कहता है, मैं आज तेरी खोपड़ी को अपनी कुल्हाड़ी से सजाऊंगा, उसके पास हथियार है। यहाँ से निकल जाओ जल्दी सारे के सारे। रागना अपने हाथ में तलवार लेते हुए कहता है, मैं तुझे 2 टुकड़ों में काट दूंगा बारबेरियन। उनके टीम के बाकी सभी पागल कहाँ हैं? उन्हें रोको, वे यहाँ नहीं है। इसी समय इनक्रिड वहां आ जाता है
और इन दोनों को इस तरह झगड़ता देख कहता है, मुझे नहीं पता कि बेस कर्स्ड है या नहीं, लेकिन वो दो कमीने मेरे लिए किसी कर्स्ड के समान है। अब बस करो तुम दोनों। एचएन एक्वाड लीडर, आप यहाँ कब आए? तुम अभी तक मरे नहीं। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। वैसे मैं मरा तो नहीं हूँ, पर अब लगता है तुम सब की हरकतें देखकर मैं मर जरूर जाऊंगा। इस दिन के बाद अगले दिन एनक्रिड बताता है, मुझे अपनी टीम में वापस लौटे 4 दिन बीत चुके हैं। किसी के पैरों की आवाज आ रही है, कोई तो मेरी तरफ आ रहा है। अपनी आंखें खोल कर देखता है तो यह जैक्सन होता है। उससे कहता है, जैक्सन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शांति से निकलने की कोशिश कर रहा था। क्या मैंने आपको जगा दिया? नहीं, मैं तो वैसे भी उठकर अपनी ट्रेनिंग करने वाला था। पर आपने अभी हाल ही में इसे सीखना शुरू किया था ना? लेकिन आपकी सुनने की शक्ति अभी से ही बढ़ चुकी है। नहीं, मैं तो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप इसे जारी रखना, ये किसी दिन आपके काम आएगा। सर्दियों के आने के साथ ही लड़ाइयाँ बहुत कम और दूर दूर होती है। मुझे इस लंबे समय को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान अपनी मसल्स पे ध्यान दे सकता हूँ। मुझे आने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा। हमला कभी और कहीं से भी हो सकता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम एक बड़े से चट्टान को देखते हैं जहाँ से आवाज आती है, सुप्रभात ब्रदर स्क्वाड लीडर। एनक्रिड बी लाइक, क्या अभी इस चट्टान ने कुछ कहा? ऊपर नहीं नीचे देखो स्क्वाड लीडर। ऑर्डिन, ओ ये तुम हो? क्या आप सुबह के वर्कआउट से लौट रहे हैं? आजकल आप काफी व्यस्त रहते हैं, ये अच्छी बात है। क्या इतने बड़े चट्टान को उसने केवल अपने शरीर के सहारे उठाए रखा? ही इज द रियल मॉन्स्टर। एक वेल ट्रेन्ड शरीर अपने आप में ही एक हथियार है। वैसे भी आपको उस फ्रॉग सोल्जर का सामना करना है तो उसकी लात खाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही होगा। आप अभी भी बहुत पतले हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग जारी रखना चाहिए। पता नहीं तुम सबको क्या हुआ, आज सब मुझसे यही कह रहे हैं। चलो फिर भी मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। वैसे तुम जरूरत से ज्यादा बड़े नहीं हो। मैंने तो आपको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया ही था, मैं किस तरह की ट्रेनिंग करता हूँ। सेन शिफ्ट होकर बेस की तरफ जाता है जहाँ वे दोनों फिर से फाइट कर रहे थे। साले, आज तो तेरी बारी है खाना बनाने की, पर तू अभी भी सो रहा है। हरामी, तुझे क्या लगता है तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? लगता है तुझे मेरी तलवार चखानी होगी। अगर तुझे भूख लगी है तो खुद बनाकर खा ले। कमीने, अगर मेरी बड़ी होती तो मैं बनाकर खा लेता, पर आज तेरी बारी है। रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रहे हो? फिर से तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। ब्रदर, वायलेंस से कोई समस्या हल नहीं होती। तुम दो कमीने, इससे कुछ सीखो। ये कितना शांत रहता है, लेकिन एक तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। टीम लीडर, ये इस कमीने की गलती है, यह हमें भूखा मारना चाहता है। रागना, आज तुम्हारी बारी है तो खाना बनाना शुरू करो। टीम लीडर, अगर ये आप कहते हैं तो ठीक है। बास्टर्ड, आखिर मैं तुझे खाना बनाना ही पड़ता है, तो तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? ये सब तेरी वजह से हुआ, बस तू मुझसे दूर रहे बदबूदार बारबेरियन। क्या मुझसे सचमुच बदबू आती है? ऐसा नहीं है, बस तुम दोनों बेवजह झगड़ना बंद करो। वैसे टीम लीडर, आपने ध्यान दिया, लड़ाइयों की कमी मुझे बेचैन कर रही है। हाँ, वो तो दिख रहा है, इसलिए तुम रागना पर अपना गुस्सा मत निकालो। चलो हम दोनों एक स्पार्क करते हैं। बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में रेम बोलता है, टीम लीडर आप मेरे इस किक से बच के दिखाओ। अच्छा, तो आप इससे बच सकते हो तो अब इसे रोक कर दिखाओ। क्यों, क्या हुआ? टीम लीडर, आपकी तलवार आपके हाथों से छूट रही है। दूसरी तरफ एनक्रिड सोच रहा होता है, मुझे अपने अंदर के डीमन को जगाना होगा। मैं रेम की कुल्हाड़ी का भी पता नहीं लगा पा रहा। सच में उसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर है। मुझे अपने सुनने की क्षमता का उपयोग करके उसके कुल्हाड़ी का पता लगाना होगा, तब जाकर शायद से मैं उसके अटैक्स को रोक सकता हूँ। एंड उसी समय मुझे उसके ऊपर हमला करना होगा। मैंने सैकड़ों बार मरते हुए इस चीज का प्रैक्टिस किया है। टीम लीडर, आप क्या सोच रहे हो? मेरे अटैक को रोको। नहीं, अभी नहीं, वो अभी भी काफी दूर है। मुझे उसे थोड़ा और नजदीक आने देना चाहिए। हाँ, अभी यही सही समय है। क्या फिर से वही सरप्राइज अटैक? आपको क्या लगा ये चीज मेरे ऊपर फिर से वर्क करेगी? आपकी सोच बिल्कुल गलत है। एक सरप्राइज अटैक हमेशा पहली बार में ही वर्क करता है, दूसरी बार के लिए उसका कोई चांस नहीं। वैसे आप अचानक से इतने बोरिंग कैसे हो गए? वही घिसापिटा तरीका, मैं इससे पहले ही ऊब चुका हूँ। आपके पास कुछ नया नहीं है क्या? क्या नया तो ठीक है,
वैसे भी मैं पहले से बदल चुका हूँ। अब मैं हर चीज को सैकड़ों हजारों बार दोहरा सकता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा तकनीक अपनाना होगा। इसके अगले बार से अगर तुमने दोबारा मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। उसमें स्किल्स सीखने का डिटर्मिनेशन बिल्कुल अभाव है, इसलिए तो मैं इससे ऊबता नहीं हो। उन आंखों को देखो जो हर बार और भी ज्यादा निखर कर आती है। आप इसे तब कहना जब आप मुझे हराकर मेरे ऊपर कोई निशान न छोड़ दें। वैसे अब हमें टेंट के अंदर जाना चाहिए। बारिश काफी ज्यादा हो रही है। टेंट में वो दोनों आकर एनक्रिड बारिश को देखते हुए कहता है, ये बारिश अपनी मर्जी के अनुसार शुरू और बंद होती है। अरे यार, ये तो हद हो गई। इस रफ्तार से तो मेरे पैरों पे ही मशरूम उगने लगेंगे। दूसरी तरफ रागना हमेशा की तरह आलसियों की तरह सोता रहता है। वही ऑडिन अपनी गोद की वर्शिप कर रहा था। तभी उस जगह दौड़ते हुए क्राइस आता है, डायमेट, ये बारिश की वजह से मुझे कितनी बार अपने मुकाबला रद्द करने पड़ेंगे। अगर कोई कहे कि हमारे कैंप पे किसी ने कर्स्ड किया है तो मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। वैसे तुम कौन सी कर्स की बात कर रहे हो? क्या आपने अफवाहें नहीं सुनी? स्क्वाड लीडर, अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो वेंजेंस किसी बात पर चर्चा कर रहा था। हमारा एनकैंपमेंट कर्स्ड है। यार, मौसम अजीब है, घायलों की संख्या बढ़ गई है, हम कैजुअल्टी की चपेट में आ गए हैं। खासकर स्काउट स्क्वाड, जैक, वे सभी घायल हैं। लोग कह रहे हैं कि हम इन सब बातों की वजह से कर्स्ड है। एंड मुझे पूरा यकीन है सचमुच कोई कर्स्ड नहीं है। ये केवल बदलते मौसम की वजह से है, इसलिए कोई तो है जो इन अफवाहों को फैला रहा है। वैसे हायर अप्स इस तरह की किसी भी चीज को होने नहीं देंगे। पर आप एंट्रेंस पे खड़े क्यों हैं? मैं अपनी सेंसेस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ इन बारिश के बूंद को देखकर। पर तुम हो क्या, कोई आवारा कैट? इससे क्या फायदा? जैक्सन कहता है, हाँ, वैसे ये ट्रेनिंग का कोई बुरा तरीका नहीं है। आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, पर तुमने उसे सिखाया क्या? आखिर तुम लोगों को स्क्वाड लीडर की परवाह कब से होने लगी? यहाँ इतना शोर है, मुझे बारिश की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तुम साले कमीने, मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप टेंट में ट्रेनिंग करने का तरीका ढूंढ रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें आप लेते हुए भी कर सकते हैं। टीम लीडर, आप इस तरह खड़े हो, मेरी नजर आप पर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल आप पे आ जाए। जरा इन्हें देखो। वैसे तुम सबने ध्यान दिया, कंपनी कमांडर ने टीम लीडर को अपने टेंट में बुलाया है। हाँ, हमें भी पता है, मैंने भी यही सुना था। तुम सब बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ हायरअप्स के तंबू में सभी कंपनी कमांडर किसी चीज पर चर्चा कर रहे थे। उनके बीच में वही हायरअप्स होता है जिसके पास एनक्रिड मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन उसने एनक्रिड को धूतकार कर भगा दिया था। हमें सर्दियां आने से पहले एक टीम बनाकर कैंपस के बाहर भेजना चाहिए ताकि वो आसपास के जगह का मुआयना कर सके। क्या किसी के पास इन टीम को भरने के लिए कोई सुझाव है? वैसे मेरे पास एक आदमी है। 444वीं स्क्वाड के लीडर के बारे में क्या ख्याल है? वो निकम्मा आदमी, क्या वो थोड़ा बेवकूफ नहीं है? अगर उसने हमारी ही टीम को पीछे रोक लिया तो क्या होगा? वो बंदा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ला सकता है। एंड ऐसा सोचने का आपका क्या कारण है? बस ये मेरी इंस्टिंक्ट है, आगे आपकी मर्जी। अगले दिन एनक्रिड कंपनी कमांडर से मिलने उसके टेंट में जाता है। मैं 444वीं स्क्वाड का टीम लीडर। रिपोर्टिंग कमांडर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से कुछ दिन बाद एक स्काउट्स टीम बाहर का मुआयना करने जाएगी जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। क्या आपने कंपनी कमांडर को किसी तरह नाराज किया था क्या? मैंने ऐसा करने के लिए क्या किया होगा तुम ही बताओ। नहीं तो वो आपको ही क्यों चुनती? जबकि अब क्रांक चला गया है तो मैं मरूंगा तो नहीं। क्या आप सचमुच जा रहे हो? वैसे मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल अपने सीनियर ऑफिसर पर कर सकता हूँ। अरे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए क्यों ही कहूँगा? एंड आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा इस तरह के काम करने का पुराना रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ ऑडिन पॉप से कहता है, हे फादर, आप अपने बेचारे सेवकों की परीक्षा क्यों लेते हैं? कृपया हमारे प्यारे नन्हे स्क्वाड लीडर को हमसे मत छीनिए। अब उसे क्या हो गया?
तुम सब इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैं सो नहीं पा रहा हूँ। वैसे टीम लीडर आपकी जगह मैं जा सकता हूँ। शायद ये मेरे लिए सही हो सकता है, लेकिन दूसरे लोग इसकी मंजूरी नहीं देंगे। तुम सब मेरी चिंता मत करो। वैसे भी रागना ने मुझे कुछ हद तक इसके बारे में बताया है। क्या आप उस बड़े मैदान की बात कर रहे हैं? हाँ, रागना ने बताया था आपको लंबी घास के मैदानों की छानबीन करनी है, इसलिए घास की आवाजों में होने वाले बदलाव पर ध्यान देना, खतरा को महसूस करना, यही किसी घात लगाकर किए गए हमले से निपटने का पहला कदम है। वो बास्टर्ड सोचता है कि वह तुम्हें फिर से सिखा सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि उससे अजीबोगरीब चीजें सीखना बंद करो। मेरे जाने के बाद उन्हें लड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या उन्हें यहाँ छोड़कर जाना सही होगा? बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझसे बेहतर इस टीम के लिए कोई और उपयुक्त नहीं है। आर्मी में भर्ती होने के बाद मेरी कमजोर बॉडी के कारण मेरे सीनियर्स मुझे लगातार इधर-उधर स्थानांतरित किया करते थे, यहाँ तक दूसरों की जगह काम करना पड़ता था। प्रेजेंट में रागना कहता है वो प्लेस ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह है। मेरे लिए भी वो कारगर साबित हुआ था। तुम कमीने अपना मुंह बंद करो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम मुझे सबक सिखाओगे? मन बुद्धि बारबेरियन, चलो आज देख ही लेते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। आज तो तू मेरे हाथों ही मरेगा। रुक जाओ तुम दोनों। लेकिन वो दोनों तब भी नहीं रुकते हैं, तो एनक्रिड को उनके बीच आना पड़ता है। शांत हो जाओ तुम दोनों। वो नॉर्मल सा लेफ्टओवर स्क्वाड का एक लीडर था। स्क्वाड लीडर? क्या तुम ब्रेव हो या स्टूपिड? तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो अब तक तुम्हारे दिल में एक और छेद हो गया होता। माया, सबसे पहले तो तुम्हारा सिर ही धड़ से अलग हो जाता। ये सभी वाकई में स्किल्ड फाइटर है, इसलिए मैं इन्हें खो नहीं सकता। उनकी तुलना में मेरी कॉम्बैट पावर कुछ खास नहीं है, इसलिए उनकी चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है स्किल्स के मामले में मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे बस बेहतर होने की जरूरत है। अगले दिन सोल्जर स्काउट मिशन के लिए तैयार थे। इस टीम में लगभग 6 से 7 बंदे होते हैं। एनक्रिड कहता है ये स्काउट्स मिशन फ्रंट लाइन पे जाएगी, तब तक मैं अपना समय अपनी आंखों को ट्रेन करने में लगा सकता हूँ। इस स्काउट का एक बंदा एनक्रिड को देखते हुए बोलता है, ये पर्सन अपनी आंखें बंद करके क्या कर रहा है? हे तुम क्या कर रहे हो? स्काउट मिशन में तुम सो कैसे सकते हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। भले ही तुम और मैं स्क्वाड लीडर के पद पे है और हमारा रैंक भी सेम है, लेकिन इस स्काउट टीम का लीडर मैं हूँ, तो तुम इसे याद रखना। और अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति है तो चलो हम दोनों इसे आपस में निपटा लेते हैं। इस बंदे का नाम एंड्रू गार्डनर है। बाकी सभी हंसते हुए कहते हैं, स्काउट लीडर आपको क्या लगता है उसमें आपसे लड़ने की हिम्मत भी है? ये तो सिर्फ एक मामूली सा स्क्वाड लीडर है, आपके सामने इसकी क्या औकात? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है तो बेशक मैं उसे चोट न पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्यों निकम्मे, तेरी स्क्वाड भी तेरे जैसे लोगों से भरी होगी। सुनो सारे, अगर हमें दुश्मन मिले तो हम उनकी खोपड़ी फोड़ देंगे। ये स्काउट लीडर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। ये सभी इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? क्या उन्हें एस्कॉर्टिंग का मतलब समझ नहीं आता? और ये स्काउट लीडर अभी भी अनुभवी है। क्या ये स्काउटिंग मिशन सफल भी होगा? वो बंदा जमीन पे किसी के पैरों के निशान देखता है और अपने टीम से कहता है, रुक जाओ सारे, यहाँ पे किसी के पैरों के निशान है। एस्कॉर्ट लीडर, ये तो किसी जानवर के पैरों के निशान है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये चिन्ह अभी भी नए हैं। हमें उनके पीछे जाना चाहिए। आज रात हम बारबेक्यू करेंगे। इन चिन्ह को देखकर लगता है इस ग्रुप में कम से कम 19 से 20 मॉन्स्टर तो होंगे ही। क्या ये सचमुच इतने कम बंदों के साथ उसे पकड़ेगा? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी उसके साइड से एक आर्चर कहता है, ये निशान बिल्कुल नहीं, ये तो किसी गजेल के पैरों के निशान हैं। तुम इसके बारे में जानते हो क्या? हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे वो एस्कॉर्ट लीडर थोड़ा बदतमीज टाइप का है, और इस आर्चर का नाम हेनरी है। हेनरी एनक्रिड को बताता है, मैं पहले एक शिकारी हुआ करता था, इस वजह से मुझे थोड़ा अंदाजा है। एनक्रिड अपने मन में कहता है, इसे देखकर लगता है इसे स्कॉट के लीडर की जरा भी परवाह नहीं है। इसी तरह उसने मुझसे बातचीत करना शुरू किया और हम जल्दी करीबी टीममेट बन गए। हेनरी ने मुझे शिकारी होने की बेसिक बातों के बारे में बताया, जो मुझे काफी यूजफुल लगा। वैसे इन जंगलों में आमतौर पे जानवरों के लिए एक अलग रास्ता होता है।
मैं तुम्हें इसके बारे में कल विस्तार से बताऊंगा। अभी कुछ समय में रात होने वाली है, इसलिए हमें कोई जगह देखकर पहले रात बितानी चाहिए। रात को स्काउट लीडर कह रहा होता है, डैम, हमने पूरा दिन उनको खोजने में बिता दिया जो हमें मिले भी नहीं। एंड इसमें स्काउट स्क्वाड का पूरा दिन बर्बाद चला गया। पता नहीं मैंने सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। मुझे किसी भी तरह परिणाम चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं पे एनक्रिड सोते हुए अपने मन में कहता है, अब बचा के क्या फायदा, और करो अपनी मनमानी। कल वे सभी स्काउटी करते हुए किसी जगह पर रुकते हैं जहां काफी बड़ी बड़ी ग्रास होती है। स्काउट बोलता है, यही वो जगह है जिसकी हमें छानबीन करनी है, ग्रीन पर्ल। उर्फ ये तो काफी लंबी ग्रास का मैदान है, हमें इस पार करना है। तुम सभी चिंता मत करो, हम इस ग्रास के मैदान को पार कर लेंगे और उस दुश्मन टीम को भी ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद हम उन्हें कैदी बनाकर वापस ले जाएंगे और इनाम पाएंगे। ये स्काउट लीडर, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। क्या हम सचमुच वहां जा रहे हैं? हमें सिर्फ यही तक खोज भी नहीं करनी थी, हम बेकार में ही खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? ये स्काउट के लीडर का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब मेरे पीछे ही रहना। एनक्रिड सोचता है, इन ऊंचे ग्रास के बीच से गुजरा आसान नहीं है। मुझे तो लगा कि अब वो हार मान लेगा, लेकिन ये इस जैसे बंदे के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो इस बार शिकायत नहीं कर रहा है और इसे गंभीरता से ले रहा है। यहाँ जानवरों के ड्रॉपिंग्स बहुत कम हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई जानवर नहीं है ऐसी जगह पर जहाँ उनके लिए खाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हेनरी इतना कहते के साथ ही हम वहाँ पे किसी जानवर के पैरों को देखते हैं। एनक्रिड ग्राउंड में हलचल सुनकर उसके सेंसेज बताते हैं, यहाँ कुछ तो है। तभी उसके साइड से एक जानवर गुजरता है। एनक्रिड उसकी तरफ देखता है, वो जानवर भी उसकी तरफ देखता है, पर उसके आंखों में देखने के बाद एनक्रिड अपने टीम से कहता है, सभी लोग नीचे झुको। साथ में स्काउट लीडर का सर भी झुका देता है, पर कुछ लोग अभी भी खड़े होते हैं तो उनके सर में एक एक तीर जाकर लगने लगता है। स्काउट लीडर अपने बंदों से कहता है, भागो, सभी लोग, दुश्मन आ गए। हम उनके दुश्मन सोल्जर को देखते हैं जो सारे ट्रेंड सोल्जर होते हैं, वो भी क्रॉसबॉ के साथ। अपने स्काउट लीडर के बात सुनकर वो सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, एक एक करके वे सभी लोग मरने लगते हैं। एनक्रिड पीछे मुड़कर देखता है, सभी लोग मारे गए, हेनरी भी मर गया। मुझे किसी तरह इन सब से बच निकलना होगा, लेकिन कैसे? वो सभी चारों तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अपोनेंट सोल्जर कहता है, एक बंदा भाग रहा है, हमें उसे मारना होगा। एक सोल्जर उसके ऊपर क्रॉसबॉ छोड़ता है, रंग में रंगी हुई है, मानो वे किसी पे एम्बुश करने की तैयारी कर रहे हो। एंड इस तरह के मैदान में इतना प्रिपेयर्ड होने का क्या कारण होगा? एग्जैक्ट मरने से पहले मुझे ये देखना होगा, ये क्या है? हम वहाँ एक फ्लैग देखते हैं, इन्होंने तो इस जगह पे अपना बेस बनाकर रखा है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो कहता है, क्या एक और कीड़ा बचा है? तुम एस्पेन के कमीने। यह कहकर एनक्रिड की हाथें थिर हो जाती है। इसका मतलब एनक्रिड यही निपट चुका है। निपटने के बाद सेन फिर से वहीं से शुरू होता है जहां स्काउट लीडर बोल रहा था, तुम सभी इसकी फिक्र मत करो, हम सभी इस ग्रास फील्ड को पार करेंगे एंड उस हॉस्टाइल स्काउटिंग पार्टी को भी पकड़ेंगे। उन्हें कैदी बनाने के बाद ये शोर करूंगा कि हम सभी को अच्छा खासा इनाम दिया जाए। ये नहीं हो सकता, हमने इसे पहले ही दर्जनों बार आजमा कर देख लिया। एक बार मैं अंदर चला गया तो जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन होगा। ये एस्पेन के कमीने कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या है। बट अगर मैं उस जगह जाने से मना कर दूं तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। स्क्वाड लीडर एनक्रिड, हम जाने वाले हैं, चलो चलते हैं। शायद ये इस दिन का अंत है और साथ ही मेरा भी। नो, मैं नहीं मार सकता, मैं इस वॉल से नहीं भागूंगा। हे निकम्मे स्क्वाड लीडर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से हमारे पीछे आओ। हे, मुझे पता है तुम हमारे लिए परेशानी खड़ा कर रहे हो, लेकिन बस अब इसे यहीं तक रहने दो। हमारे स्काउट लीडर को भी अपनी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुम उनके लिए और प्रॉब्लम मत बनो। वैसे तू है कौन जिसकी मैं बात सुनो? तुझे जैसे इडियट से बकवास सुनने की भी एक लिमिट होती है। क्या तुम अपने बचकानी हरकतों से थक नहीं गए? स्क्वाड लीडर, तूने क्या कहा? बस्टेड।
मैं अब तुम जैसे बचकानों के साथ और नहीं खेल सकता। क्या तुम ये कह रहे हो कि तू मेरे कमांड के खिलाफ जाओगे? मुझे इस स्थिति को पूरी तरह से फिर से समझने की जरूरत है। मैं इसे डिसोबीडियंस कर रहा हूँ। इस तरह हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब से मैं ही कमांड दूंगा। मैं तुम सबकी ताकत का इस्तेमाल करके एक साथ जिंदा बाहर निकलूंगा। तू कमीने। स्काउट स्क्वाड लीडर एंड्रू गार्डनर एंड हेनरी ये दोनों सर्वाइव्स टाइम में सबसे लंबे समय तक सर्वाइव किए थे। और ये सोल्जर जितना डरावना दिखता है उतना ही बहादुरी से लड़ता है। ये इस टीम में सबसे स्किल्ड है, लेकिन वो उस स्काउट लीडर के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए ये उस बंदे का बेबीसिटर या बॉडीगार्ड जरूर होगा। अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तो ठीक है, हम यही करेंगे। बस तुम्हें मुझे हराना है, फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। चलो अब अपनी तलवार निकालो। एनक्रिड उसे खुद पर इतना भरोसा करता देख कहता है, एक नॉर्मल सोल्जर के पास अंगरक्षक नहीं होता। और ऊपर से उसके बॉडी पोस्चर को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे किसी अच्छे मास्टर के थ्रू सिखाया गया है। उसके इतने कम समय के एक्सपीरियंस को देखते हुए लगता है उसके पास एक्चुअल फाइट का बहुत कम अनुभव है। वो जरूर किसी अमीर फैमिली से आता होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो वह परिणाम पाने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता। क्या वो कोई नोबल व्यक्ति है या कुछ और? एक तो तुम्हारे इतने पैथेटिक स्किल्स है, पर फिर भी तुम एक हाई रैंक सोल्जर हो, ये थोड़ा वियर्ड है। तुम जरूर कोई निकम्मे इंसान होगे जो कभी ट्रेनिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी पैसे देकर अपनी रैंक बढ़ाता रहता है। तुम चाहे जो भी कहो, पर मैं अब तुम्हारे आदेश का पालन नहीं कर सकता। हम दोनों ही निकम्मे हैं। नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ। मुझे एक मिशन पूरा करना है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो भी अब आ जाओ, तुम बहुत बातें करते हो। आओ मुझसे लड़ो। तुम जैसों के लिए मुझे अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं है। तुम कमीने, तूने आज सारी हदें पार कर दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त ये गुस्से में है। आमतौर पर मुझे इस जैसे बंदों के लिए तैयार रहना पड़ता है, बट वो स्पष्ट रूप से मुझे नीचा देख रहा है। उसके केयरलेसली एक्ट करने से उस पर ही बैकस्लैश हो सकता है। तू कमीने, तूने मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो लापरवाही से आगे बढ़ रहा है। उसकी तलवार एनक्रिड के नजदीक आती है तो एनक्रिड बाय हैंड उसकी तलवार अपने हाथों से रिफ्लेक्टर कर देता है, जो देखकर तो स्काउट लीडर भी हैरान हो जाता है। एंड इसके बाद एनक्रिड उसके पेट में एक पंच मारता है और उसके एक ही पंच में स्काउट लीडर की चीख निकल आती है। इसके बाद वो जमीन पर गिरा होता है और एनक्रिड उसके सामने खड़ा रहता है। ये तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे कमाका, इसलिए आगे से किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं समझना। स्काउट लीडर को हारता देख बाकी सारे लोगों के तो मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। क्या उसने उसे एक ही वार में हरा दिया? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो एकदम निकम्मा आदमी है। क्या तुम सचमुच इतने स्ट्रांग हो? अब से ये स्क्वाड मेरे अंदर रहेगा। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो। नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें बेबी सीटर? नहीं, मुझे भी नहीं है। डैम, मैं उस बंदे के खिलाफ एक पंच में ही हार गया। अब से आप जो कहोगे हम वही करेंगे। ये मेरे जीत के तरफ पहला कदम है। स्काउट टीम को एनक्रिड लीड कर रहा होता है, सूरज के रोशनी में, इस उम्मीद में कि वो सभी इस बार विजय होकर लौटेंगे। इसी उम्मीद में एनक्रिड हेनरी से पूछता है उसके ड्रीम के बारे में। चेहरे पर हैरानी का भाव लेकर बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो डॉट? बस ये एक उम्मीद है। मेरा ड्रीम कुछ खास नहीं है, बस मैं एक ऐसी भावुक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो फूलों की तरह खूबसूरत हो और उसके पास एक फ्लावर शॉप हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें आज जीवित रहना होगा, और तुम सभी का ड्रीम किया है। मेरी वाइफ ने हाल ही में मेरे बेटे को जन्म दिया है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा बिना पिता के जिए तो तुम्हें भी जीवित रहना होगा। और आप दोनों का क्या? मैं पैसे बचाना चाहता हूँ और अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। मैं तो बस घर लौटना चाहता हूँ। एंड्रू, आपके बारे में क्या? मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। माई ड्रीम, माई मिशन। मेरा उद्देश्य हाउस गार्डनर को फिर से रिवाइव करना है। आप सभी के जवाब एक जैसे ही है।
इसलिए इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको यहाँ से जिंदा निकलना होगा। तो चलो इस मिशन को पूरा करके यहाँ से जिंदा निकलते हैं। सभी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि इस बार हम विजय होकर लौटेंगे। एंड्रू गंभीर सोच में मन ही मन कहता है, मुझे अब से इन लोगों को प्रोएक्टिव तरीके से रिएक्ट करने की जरूरत है। जीवन से अधिक प्रेरक और कुछ नहीं है। पिछले दिनों दुश्मन इसी जगह से रिस्पॉन्स हुए थे। इस समय मैं उन्हें खत्म करने की योजना बना रहा था, पर इससे पहले ही उन्होंने हमारे ऊपर एम्बुश कर दिया। हेनरी, उस डायरेक्शन में एक तीर चलाओ, तुम्हारे सिर के ठीक सामने। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं इसे दोबारा नहीं कहूँगा। तीर मारो। ठीक है। हेनरी उसी डायरेक्शन में बिना देखे एक तीर चला देता है। तीर कमान से निकलकर सीधा जाकर एक दुश्मन सोल्जर के सर में लगता है। वहीं से एक चीख निकलती है, एनिमीज। तो सचमुच वो यही थे। ये सभी हमारे ऊपर एम्बुश करने की तैयारी कर रहे थे। तुम सभी इन्हें रोको, मैं जाकर उन्हें मारता हूँ। एंड्रू, तुम मेरे पीछे आओ। क्या कहा तुमने? डैम, हमारे पास एक अपर हैंड है। वो सोल्जर अभी भी हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अभी क्या हुआ। तभी वहां आते हुए एनक्रिड एक सोल्जर के पीठ में अपनी तलवार घुसा देता है और वह सोल्जर चीखते हुए वहीं गिर जाता है। इसी के साथ एक और सोल्जर मारा जाता है। फिर एनक्रिड कह रहा होता है, अगर तुम्हें इस जगह पर सरवाइव करना है तो दुश्मन तुम पर हमला करे इससे पहले ही तुम उन्हें खत्म कर दो। उसी समय दुश्मन सोल्जर ये सब देखकर काफी शॉक हो चुके होते हैं। फिर वे सभी बोलते हैं, आखिर ये बंदा है कौन? एंड ये अचानक से कहाँ से आ गया? तभी एंड्रू अपनी तलवार से इस सोल्जर को मार देता है। पर तभी एक और सोल्जर अपने स्पेयर से एंड्रू पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इस जगह पे एंड्रू का अंगरक्षक आ जाता है जो उस सोल्जर को खत्म कर देता है। ये सब देखकर एनक्रिड कह रहा होता है, मैं ये जानता था अगर मैं एंड्रू का इस्तेमाल करूंगा तो ये सोल्जर ना चाहते हुए भी इस बैटल में आएगा ही। अब हमारे इस जगह पर जिंदा रहने के चांसेस और भी बढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और सोल्जर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो, एनिमी ने हमारे ऊपर एम्बुश कर दिया, सभी लोग चौकन्ने हो जाओ। ये सुनकर इधर हमारे हीरो के टीममेट भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एनक्रिड इन सभी से बोलता है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालो। इसके इतना कहते ही सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी को मारने लगते हैं। इसी के साथ एनक्रिड हमें बताता है, मैं इस दिन को बार बार दोहरा रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक चीज पता चली है, इस ग्रास में जो जानवर मौजूद है ये सभी सोल्जर उसका पीछा कर रहे थे और यही कारण है कि यह सभी सोल्जर इस ग्रास में इधर-उधर फैले हैं। और फिर हम देखते हैं ये जानवर उस सोल्जर के बगल से भाग रहा होता है, लेकिन ये सोल्जर अपने स्पेयर से उस जानवर को मारने की कोशिश करता है और वो उस जानवर को मार पाता कि उससे पहले ही एनक्रिड उस जगह पर आ चुका होता है, जो अपनी तलवार से उस सोल्जर को मार देता है। और इस जानवर को देखते हुए सोचता है, इस जानवर के वजह से मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है। वे सभी सोल्जर इस ग्रास में चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उन सभी सोल्जर को खत्म कर सकते हैं। पर इस जैसा जानवर अकेले इस जगह पर क्या कर रहा है? पिछली बार जब ये आया तब कोइंसिडेंटली इन्होंने हमें खोज लिया था, लेकिन इस बार हमने उनके ऊपर एम्बुश किया। वो हमारे हमले को देख भी नहीं पाए क्योंकि वे सभी उस जानवर का पीछा करने में लगे हुए थे। इसकी वजह से ही ये सब चल रहा है, इसलिए मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। इसके बाद हेनरी बोल रहा होता है, लीडर, हमने सभी लोगों को मार दिया है, अब आपका अगला ऑर्डर क्या है? अभी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे सामने जो कोई सोल्जर आ जाए तुम उसे फौरन मार देना। तभी उस जगह पर जो जानवर मौजूद था वो अभी भी एनक्रिड के पीछे आ रहा था। इसके बाद एनक्रिड अपने सभी टीम मेंबर के साथ इस ग्रास मैदान में आगे जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, इस दिन को बार बार जीने के बाद मुझे पता है कि कौन सा सोल्जर किस जगह पर है, इसलिए उन्हें मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर फिर हमें दिखाया जाता है, एक सोल्जर ग्रास में निगरानी दे रहा होता है,
लेकिन एनक्रिड अपनी स्पीड की मदद से बहुत ही तेजी से उसके गले को काट देता है। फिर एनक्रिड भागते हुए अपने लोगों से कहता है, सभी लोग यहाँ से राइट में मुड़ जाओ, हम सभी लोग यहाँ से एक साथ आगे नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर एंड्रू का गार्ड बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, हमें यहाँ से सामने की तरफ जाना चाहिए, आखिर तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो। एनक्रिड बोलता है, जैसा मैं कह रहा हूँ बस तुम वैसा करो। इसके बाद एनक्रिड हमें बताता है, यहाँ से सामने की तरफ 20 सोल्जर मौजूद है और वो सभी अपने हाथों में क्रॉसबो पकड़े हुए हैं। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वो सभी हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने कुछ और सोल्जर को मार दिया होता है और एंड्रू भी अपने पूरी ताकत के साथ दुश्मनों से फाइट कर रहा होता है। फिर हम एंड्रू के गार्ड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, एंड्रू इस समय थक चुका है, अगर हम इसी तरह फाइट करते रहे तो हम सभी बहुत ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए हमें इस जगह से बचकर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इसी समय एनक्रिड कहता है, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हमें अभी और भी आगे जाना है। तो ये बात सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हम सभी काफी जल्दी मारे जाएंगे। एनक्रिड बोलता है, अगर तुम इस जगह से सरवाइव करना चाहते हो तो बस जैसा मैंने बोला है बस वैसा करो। लेकिन हम इसी समय देखते हैं एंड्रू और हेनरी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हेनरी चिल्लाते हुए कहता है, गाइस क्या तुम सभी पागल हो गए हो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो गार्ड अपनी तलवार एनक्रिड के गले पर रखे होता है और वो गार्ड कह रहा होता है, तुम यहाँ पर ऐसा पेटेंट करना बंद करो कि तुम हमारे असली टीम लीडर हो, लेकिन तुम यह मत भूलना कि तुम सिर्फ एक टेम्परेरी लीडर हो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम यहाँ से अपना रास्ता खुद ही तलाश करेंगे, तुम सिर्फ एक क्रेजी बस्टेड हो जो यहाँ पर मरना चाहता है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बोल रहा होता है, शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आई है कि अब वापस लौटने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका है, और अगर हम अब वापस जाने के लिए मोड़े तो वो कब हमारे पीठ में स्टैब करेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर ये बात सुनकर वो गार्ड कह रहा होता है, यानी कि तुम सीधे तौर ये कह रहे हो कि अब हमें तुम्हें फॉलो करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड उस गार्ड की तलवार खुद से दूर कर देता है और उससे बोलता है, ओए मेरी बात गौर से सुन, मैं भी यहाँ पर सरवाइव ही करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैंने काफी सारे एफिड्स दिए हैं, पर अगर तुम सभी मरना चाहते हो तो तुम सभी जा सकते हो। और एनक्रिड की बातें सुनकर यह सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ एंड्रू सोच रहा होता है, मैं हमेशा से अपने फादर को अपना हीरो मानता आया था, लेकिन जब हमारी फैमिली ने डाउनफॉल का सामना किया था तब वो बिल्कुल टूट गए और उन्होंने बस शराब को अपना साथी बना लिया। लेकिन उस समय एक और पर्सन था जिसने मुझे हिम्मत दी थी और वो मेरी माँ थी। उसे समय एंड्रू की माँ बोल रही थी, मेरे बेटे मैं जानती हूँ कि अब हमारी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और तुम इस फैमिली के एक अकेले बारिश बचे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली की वो रिस्पेक्ट जो हमारे फैमिली के पास थी तुम उसे फिर से हासिल करो और तुम हमारे फैमिली को फिर से रिबिल्ड करो। मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एनक्रिड इन सभी लोगों से कह रहा होता है, मुझ पर भरोसा करो, हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। पर इसी वक्त एंड्रू सामने आता है और बोलता है, एनक्रिड मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारे हर एक आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर वह गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, सर एंड्रू आखिर आप ये क्या कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो एंड्रू बोलता है, मैं इस समय के लिए तुम्हारा लीडर नहीं हूं, तुम्हारा लीडर इस समय कोई है जो अभी सामने खड़ा है और अब से हम लोग इन्हीं के आर्डर को फॉलो करेंगे। तो ये बात सुनकर वह गार्ड काफी हैरान हो गया होता है। इसके बाद एनक्रिड जमीन पर बैठकर बोलता है, सभी लोग नीचे बैठ जाओ और शांति से मुझे फॉलो करो, और हाँ, जब तक किसी को इंटरेक्शन ना दूं तुम में से कोई भी खड़ा नहीं होगा। इसके बाद वे सभी एनक्रिड को फॉलो करते हुए शांति से इस ग्रास में आगे बढ़ते हैं और एनक्रिड हमें बताता है बहुत ही जल्द सूरज डूबने वाला है
जिसके बाद सभी सोल्जर अपने कैंप की तरफ लौट जाएंगे। तभी इसके बाद सभी सोल्जर अपने एरोस को ऊपर की तरफ उठा लिए होते हैं और ये देखकर इनक्रिड के टीम मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे सोल्जर मौजूद हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। इसके बाद इनक्रिड बताता है, इस समय हम इस जगह जहाँ भी जाएंगे सोल्जर हमें मिलते रहेंगे, पर सही तरीका यही है कि हम शांति से इसी जगह रुके रहे जब तक कि ये सोल्जर वापस अपने कैंप की तरफ ना चले जाए। और ठीक ऐसा ही होता है। सूरज ढलते ही वो सभी सोल्जर अपने अपने कैंप की तरफ लौटने लगते हैं और इसी के साथ इनक्रिड हमें बता रहा होता है, शाम के समय ये सभी सोल्जर अपने कैंप की तरफ लौट जाते हैं और जैसे कि शाम हो चुकी है तो ये सभी जल्द ही इस ग्रास को खाली कर देंगे। और हम देखते हैं ये सभी बहुत ही जल्दी यहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ मेरे प्लान के ही हिसाब से हो रहा है, लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ही इस जगह पर इनक्रिड के टीम मेंबर होते हैं जो कह रहे होते हैं, क्या हम इतनी देरी से जो मेहनत कर रहे थे क्या इसी के लिए कि हम अपने दुश्मन के ही प्लेस पर आ जाए। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने दुश्मन के कैंप पे पहुंच चुके होते हैं। इसे देखकर इनक्रिड बोल रहा होता है, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उस समय मैं अकेला था, जिस वजह से मैं ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया। पर उसी समय मुझे एक चीज पता चली थी और वो ये था कि ये लोग किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो ये फ्लैग है। पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। और ये फ्लैग क्या है? पर इन जानवरों के हड्डियों को तो देखकर लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार का रिचुअल किया है। और इन सब का मकसद क्या है ये तो हमें आगे के चैप्टर में ही पता चलेगा। पर आज के लिए बस इतना ही।